11 साल की लड़की को कॉन्टिन्यूस रेप हुआ है और रेप होने के बाद उसने बच्चा डिलीवर पैदा किया। सोचने वाली बात है, 11 साल 11 साल उम्र है बच्ची का और उसका बच्चा डिलीवर हुआ। और ट्रैफिकर्स उसकी पड़ोसन थी। पड़ोसन कह रही है बच्चा डिलीवर हो जाए, बच्चा मैं लूँगी, और आगे उसने प्लान करके वो बच्चा सेलिंग के लिए लगा भी दिया। मानव तस्करी का सबसे ज़्यादा हिस्सा, सबसे ज़्यादा जिनके साथ होता है, उनको किस तरह के काम में लगाया जाता है? सबसे प्राइम कैटेगरी में आता है बंधुआ मजदूर। क्या किसी तरीके का कोई कास्ट एंगल है इसमें? शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ट्राइब्स तो छत्तीसगढ़ की तरफ है, वो टारगेट होती हैं। शेड्यूल कास्ट पंजाब में टारगेट होती हैं और स्टेट्स में भी टारगेट होती हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को जब एक ट्रैफिकर अप्रोच करता है तो वो कैसे टारगेट अपने कैसे आइडेंटिफाई करता है? आज के समय में पहचानना बड़ा मुश्किल है। आपका पड़ोसी भी है, आपका रिश्तेदार भी हो सकता है, कह नहीं सकते हैं। आप तक ये केस कैसे पहुंचते हैं? हम उनको रोज ट्रैक कर रहे हैं। 69 कन्विक्शंस हमने करवाई हैं अब तक, वो देखी ही हैं। अपने आप तो उनको पता नहीं चलता। जो ट्रैफिकर है वो कितना स्ट्रांग है? मिलियन ट्रिलियन की उनकी खुद की वर्थ होती है। इंटरनेशनल गैंग्स चल रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग चल रही है। आप सोचिए कि एक सरकारी कर्मचारी के मुंह पे उसी की रिपोर्ट फाड़ के फेंक दी करे तो निकाल के दिखाया। लॉज क्या कहते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर? फर्स्ट टाइम एक आदमी की ट्रैफिकिंग पे 7 साल, सेकेंड टाइम 10 साल और सेक्शंस के साथ 20-20 साल भी सजा है। जो पैडलर हैं वो जो पकड़े जाते हैं मेन नहीं है, वो छोटे मोटे गुर्गे हैं जो गैंग लीडर बैठे हैं, दिखते ही नहीं। हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है मुकुल सिंह चौहान और आप देख रहे हैं जस्ट ब्रेकिंग डाउन पॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे मानव तस्करी यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की। हजारों लोग हर साल ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार होते हैं। जीते जागते लोग, यानी वो महज एक आंकड़ा नहीं है। उन लोगों को बाद में बॉन्डेड लेबरर्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, उनसे भीख मंगवाई जाती है, कई बार उनका सेक्सुअल अब्यूज़ होता है, उनको रेड लाइट एरिया में बेच दिया जाता है। और आंकड़ा ये कहता है कि लगभग 55 से 60% जो लोग हैं जो इसका शिकार होते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, वो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं। तो आज हम इन्हीं सब परतों को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कौन है जो पीड़ित हैं, ये किस एज ग्रुप से आते हैं, क्या कोई खास तरीका है, मॉडस ऑपरेंडी है जिससे हम इसको समझ सकें, इससे बच सकें, और किस तरीके से कानून इसमें हमारी मदद करता है, क्या हमारा कानून कहता है इस पूरी मुद्दे पर। इन सबको समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लॉ पावर एसोसिएशन के फाउंडर योगेश प्रसाद जी। योगेश जी ने बहुत सालों से इस पर काम किया है, उनकी एक्सपर्टीज़ हैं, बहुत सारे केसेस को उन्होंने हैंडल किया है। इस पूरे कई बार उन्होंने इन चीज़ों को लाइव देखा है और लगभग 60 से ज़्यादा केसेस में तो आप लोगों को कन्विक्ट भी करवा चुके हैं। योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे विषय को समझने के लिए आप एकदम जो ग्राउंड पे इंसान काम कर रहा हो वही हमें अच्छे से इस पूरे को विस्तार से समझा सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुकुल जी। तो जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है जी, मानव तस्करी है, वो एक अम्ब्रेला है। ये एक अकेला नहीं है, इसके नीचे और जड़ें हैं। जैसे इसकी डिफरेंट शेप्स हैं, जैसे बंधुआ मजदूरी है, सेक्स ट्रैफिकिंग है, बैगिंग माफिया है, चाइल्ड लेबर है, सेक्सुअल अब्यूज़ है। ये प्राइम पे है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी। इसके बाद ये होता शुरू होना होता है। मतलब अगर हमें ये समझना हो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या है तो इसको हम कैसे समझा सकते हैं कि क्या है ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग? मानव तस्करी जैसे किसी व्यक्ति का शोषण, जी, उसके अधिकारों का हनन, उसका फ्रीडम छीन लेना, उसके राइट्स को वायलेट करना और उसको एक्सप्लॉइट करना। जैसे हम सिंपल जो लीगल टर्म्स है कि किसी बंदे को किसी जगह से लेकर जाना, उसके अधिकारों का हनन करना, उसको गैर कानूनी तौर से बेचना, उसके राइट्स को वायलेट्स करना, एक्सप्लॉइटेशन करना, शोषण करना, इसको मानव तस्करी में गिना जाता है। अच्छा। और अगर हम ये कहें कि जैसे मानव तस्करी कई फॉर्म्स हैं जो अभी आपने बोला, तो आपने जो केसेस हैंडल किए हैं उनमें मानव तस्करी का सबसे ज़्यादा हिस्सा, सबसे ज़्यादा जिनके साथ होता है, उनको किस तरह के काम में लगाया जाता है? जो हम मानव तस्करी के केसेस हम देख रहे हैं, जो ज़्यादातर हमने डील किए, उसमें सबसे प्राइम कैटेगरी में आता है बंधुआ मजदूर। अच्छा। बंधुआ मजदूरी एक सामाजिक मुद्दा नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। ओके। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में हमें ये होता है कि बंदे को यही नहीं पता होता, मजदूर को, कोई वो कहाँ से आया, कैसे चला गया, किसके पास जाके उसका एक्सप्लॉइटेशन होना है। तो बहुत से एग्जांपल्स हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। गरीब होना अपराध नहीं है। गरीबी के कारण इंसान को बेचना
ये महाअपराध है। आप देखिए कि बच्चा अगर कहीं भट्टे पे काम कर रहा है तो वो शिक्षा का हार नहीं, हमारे संविधान की हार है। तो इसका मेन रीज़न गरीबी तो कह सकते हैं, पर है कि जो शुरुआत कहाँ से होती है, जो परपेटर हैं, दोषी हैं, जो इनको अपने गांव से लेके आते हैं। हम छोटी सी एग्जांपल शुरू करते हैं। ज़्यादातर जो बंधुआ मजदूरी ब्रिकलिन्स पे, भट्टों पे, शेलर्स में, डोमेस्टिक सर्विट्यूड, जो घरों में लड़कियां औरतें काम कर रही हैं रोड साइड इट्रीज पे, बैग बनाने वाली फैक्ट्रीज हैं, जरी का काम करने वाली हैं, बहुत से एग्जांपल्स ऐसे हैं। ये क्या होता है कि जब वर्कर या वर्कर नहीं, जो मजदूर है, जो इसका शोषण हुआ होता है, वो अपने घर नेटिव स्टेट में बैठा है, जैसे मान लीजिए छत्तीसगढ़। ठीक बात। आप देखना कि पूरे हिंदुस्तान में भट्टों पे जो ज़्यादातर जो ईंट पाथने वाले लोग हैं, पाथ से मोल्डर हैं, बिल्कुल, वो छत्तीसगढ़ के हैं। अच्छा, मोस्टली छत्तीसगढ़, मतलब उत्तर प्रदेश में भी आएगा तो छत्तीसगढ़ का जी। अच्छा, तो ब्रिक लेन्स पे जैसे हम कर्नाटका में कई केसेस हुए हैं, अपने तेलंगाना में हुए हैं, हैदराबाद में हुए हैं, पंजाब, यूपी, ये छत्तीसगढ़ के ब्रिक मोल्डर्स आते हैं। उनको क्या होता है, जब वो वहाँ पे होते हैं तो जो शोषण करने वाला होता है, जो कहते हैं ट्रैफिकर होता है, वो उनके अड़ोस पड़ोस में होते हैं। वो उनको पता नहीं होता क्या होना है। वो जब उनको जरूरत पड़ी है, उनकी घरवाली बीमार पड़ गई, अरे ये ले पकड़ 10,000 रुपये पकड़, अपनी घरवाली का इलाज करा ले। अब वो समझती कि उस टाइम पे तो हमारी हेल्प कर दी, पर वो 10,000 की एवज में उसे कहता कि चल मेरे तेरा काम हो गया, हाँ ऐसे कर, तू 5 परिवार और ले, तू उस फलाने भट्टे पे चला जा, तो वहाँ पे मैंने तेरे लिए काम सेट किया हुआ है। अच्छा, आज जो ट्रैफिकर होता है, उसने उस बंदे की जो 10,000 दिए, उसकी एवज में 5 लाख रुपए लिए होते हैं मालिक से, कि मैं 5 परिवारों को लेके आ रहा हूँ, 5 लाख मुझे एडवांस दे दो, 5 परिवारों के 20 जने आपके पास पहुँच जाएंगे। और आप ये कह रहे हैं कि वो अकेला नहीं, परिवार जाएगा, पूरा परिवार जाएगा। अच्छा। तो आप सोचिए कि जहाँ 5 परिवार या 10 परिवार चले गए, वो 5 लाख रुपए बॉन्डेड लेबर को नहीं मिले, वो ले लिए ट्रैफिकर ने। ट्रैफिकर ने एम्प्लॉयर से कहा कि मैंने आपके पास 20 बंदे भेज दिए हैं, आप उनसे रोज काम करवाइए, पैसा मैं दूंगा, ठीक है। अब वो ट्रैफिकर पैसा लेके निकल गया। अब वो शुरू होता है बॉन्डेड डेप्ट, जो कर्जा। 10,000 उसने लिया, पर मालिक के खाते में कितना लिखा हुआ है, 1 लाख रुपए, क्योंकि 1 लाख रुपए मालिक से वो ले जा चुका है। अब वो 1 लाख रुपए का मालिक मनमाना ब्याज लगाएगा। अब हुआ सीज़न ख़त्म, सीज़न ख़त्म होने पे आया, भाई मालिक हिसाब करो कितना, तुम्हारी तरफ तो 2 लाख रुपए टूट पड़ रही है। सर हमने 6 महीने काम किया, टूट कैसे पड़ गई? 1 लाख तो तुम्हारा जमादार ले गया, ट्रैफिकर होता है जो, वो ले गया। अब उसका 10% महीने के ब्याज हो गया। अब पैसा क्या मिलना उनको, डेली का 50, 100, 1000, मतलब 150 रुपये में उन्होंने काम करना है। 6 महीने में तो उल्टा तो चढ़ गया पैसा। तो जैसे जब ये काम कर रहे हैं, ये पहुंचे हैं कहीं पे, ईंट भट्टे में काम कर रहे हैं, तो क्या इनको कुछ पैसा देते हैं? हाँ। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं देंगे। नहीं, इनको क्या होता है कि हफ्ते का, 15 दिन का 1000, 1500 खर्चा मिलता है। वो भी कौन देगा? एम्प्लॉयर कहता है कि ये लो अपना खर्च लो। उन परिवार भट्टे पर रहेगा, सिर्फ मेल मेंबर जाएगा बाहर, क्योंकि उन्होंने एम्प्लॉयर ने, ट्रैफिकर ने वहाँ बंदा बैठाया हुआ था, उसे कहते हैं जमादार। वो वहाँ बैठा है, वो उस पर सुपरविजन करेगा कि भाई सारा परिवार इकट्ठा ना निकल जाए, कहीं भाग ना जाए, सिर्फ एक बंदा जाए बाहर, अपना सामान लेके आ जाए। हफ्ते 15 दिन में उसको 1000-1500 रुपये देते, ताकि टिक के बैठ के काम करते रहे। अब 6 महीने हो गए, अब कह रहे हमें हिसाब करो, हिसाब में आता है 2.5 लाख रुपए टोट। उतारने के लिए उनके पास पैसे, मतलब कर्जा चढ़ गया, ठीक है। और 2.5 लाख उतारने के लिए उन्हें फिर सीजन में बैठना पड़ेगा। हमारे पास ऐसे ऐसे केसेस हैं, 20-20 साल उन्होंने भट्टे पे बैठे हो गए, उन्हें यही नहीं पता कि हमारा घर कहाँ है। तो दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ बॉन्डेज। ये अकेली नहीं है, इसके अलावा और भी फॉर्म्स हैं। जैसे कुछ और उदाहरण देकर के आप बताइए। और कुछ ये मुकुल जी, आपके पिताजी और आपके दादाजी ने 20,000 रुपये आपके दादाजी ने उधार लिए थे किसी लैंडलॉर्ड से, ठीक बात, एग्रीकल्चरिस्ट से, जमींदार से। मैं लाइव एग्जांपल है गुरदासपुर के एक तहसील की बात बता रहा हूँ। तो 20,000 रुपये मेरे दादाजी ने उधार लिए, उसके लिए मेरे दादाजी ने पूरी ज़िंदगी काम कर दी, वो नहीं उतरे। मेरे पिताजी ने पूरी ज़िंदगी काम कर ली, नहीं उतरे। उसके बाद मैं कर रहा हूँ, 3 पीढ़ियाँ उस 20,000 रुपये में काम कर रही हैं। जब हम उन परिवारों से मिले, मैं कहा कितना पैसा चढ़ा कर्जा? कह रहा सर 3 लाख रुपए बन गया 20,000 का, और जबकि 3 पीढ़ियाँ ख़त्म हो गई उनकी।
तो पीढ़ियां की पीढ़ियां खत्म हो गई। खत्म हो गई हैं, 3 पीढ़ियाँ, तीसरी पीढ़ी काम कर रही है। दादाजी काम करके खत्म हो गए, पिताजी काम करके खत्म हो गए, वो बैठा है, अब वो भी खत्म हो जाएगा, फिर और सब भी कर्जा है। कर्जा भी है। तो वो केस था, पूरे गांव के 25 परिवार हमने रिलीज करवाए थे। 25 परिवार। तो उसमें बहुत स्ट्रगल हुआ। क्या ये भी होता है, जैसे जब आप ये बता रहे हैं तो पहली बात तो मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं इस वक्त, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनको धीरे धीरे करके मैं पूछूंगा। मतलब क्या इसमें किसी तरीके का ये भी आप मार्क कर पाए कि ये जो 25 परिवार हैं, ये क्या किसी खास आय वर्ग, तो हम समझ गए कि वो गरीब होंगे, ठीक है, लेकिन क्या किसी तरीके का कोई कास्ट एंगल है इसमें? क्या इसमें कोई और एंगल है कि इस वर्ग के ही लोगों को टारगेट किया जाता था या वही बंधे हुए हैं? क्या ये ऐसा भी कोई एंगल है? जी सर हम डिस्कस कर ही रहे थे इसके कि ये स्पेशली हैं जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। ट्राइब तो छत्तीसगढ़ की तरफ है, वो टारगेट होती हैं। शेड्यूल्ड कास्ट पंजाब में टारगेट होती है और स्टेट्स में भी टारगेट होती हैं। मोस्टली कभी आपने नहीं सुना होगा कि बनिया बंधुआ मजदूर है या सुनार बंधुआ मजदूर है, कभी नहीं सुनेगा। मिलेगा कौन है? शेड्यूल्ड कास्ट। तो पंजाब में, छत्तीसगढ़ में, मुंबई में ये माइग्रेट होकर जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ के लैंडलॉर्ड इन्हें कब्जा लेते हैं। आप यहाँ दिल्ली में भी देखिए, तो दिल्ली में भी आप कभी देखेंगे किसी बनिया लड़की किसी के घर पे काम कर रही हो? नहीं कर रही होगी। या सुनार लड़की किसी के घर काम कर रही होगी? नहीं है। स्वर्ण जाति वाली कहाँ पर बंधुआ मजदूर मिलते हैं? रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केसेस, ये स्पेशल कास्ट बेसिस। और जो एक्ट में भी लिखा हुआ था, इनकी कास्टें, उनको रहुआ, सीरी पंजाब में सिंजी सांजी हैं, जिसे कहते हैं रहुआ, रहो और खाओ। एक केस हुआ था एमपी में, तो 47 के करीब कुछ बंधुआ मजदूर रेस्क्यू हुए थे। सिर्फ उनमें से 17-18 मेंटली चैलेंज थे। मेंटली चैलेंज, सिर्फ उनको किसने पे काम कर रहे हैं? रहो और खाओ, मतलब कोई पैसा नहीं आपको, मेहनताना नहीं मिलेगा, ना, पेट भरना इज इनफ फॉर यू। इसको कहते हैं रहुआ। अच्छा, रहुआ, आप मेरे पास रहिए, पूरे दिन काम कीजिए, पूरे रात काम कीजिए, सिर्फ आपको 3 टाइम की रोटी मिलेगी और उसी रोटी पे आपने पूरी ज़िंदगी निकाल दी है, आपको कोई पैसा नहीं। इसे रहुआ सिस्टम है, इनको बैन किया हुआ है। सीरी सिस्टम है, सांझी सिस्टम है, जो काश्तकारी हैं, ये बॉन्डेड लेबरर्स के सिस्टम बने हुए हैं। सिस्टम हैं। दासी प्रथा थी जैसे, ऐसे ये बॉन्डेड लेबर के सिस्टम है, और ये आज तक चल रहे हैं सर, केसेस हो रहे हैं। 21वीं सदी, आज़ादी के 75 साल बाद। रिसेंट केस ये एमपी का ही तो बता रहा था मैं आपको, 47 के करीब थे, रहुआ सिस्टम वहीं से था। 17 लोग तो मेंटली चैलेंज थे और इनका टारगेट, हाँ आप कह रहे थे स्पेशल सिस्टम, और बॉन्डेड लेबर में मेंटली चैलेंज लोग ज़्यादा फंसते हैं। जो पहले से हैं या वहाँ जा करके बना दिए गए मेंटली चैलेंज? पहले से हैं। अच्छा, अगर मैं ये समझना चाहूँ कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को जब एक ट्रैफिकर अप्रोच करता है ना, तो वो कैसे टारगेट अपने कैसे आइडेंटिफाई करता है? हर तरीके के बॉन्डेड लेबरर और भी अलग अलग जो भी ट्रैफिकिंग है, उन सबका आप बताइए कि कैसे टारगेट कैसे सेट करते होंगे? सर ट्रैफिकर ना आज के समय में पहचानना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, आपके पड़ोसी भी है, आपका पड़ोसी भी है, आपका रिश्तेदार भी हो सकता है, कह नहीं सकते हैं। अब मैं लाइव एग्जांपल्स आपको बताता हूँ। पंजाब में एक 11 साल की लड़की थी, ठीक है। अब 11 साल की लड़की को कॉन्टिन्यूस रेप हुआ है और रेप होने के बाद उसने बच्चा डिलीवर पैदा किया। सोचने वाली बात है, 11 साल उम्र है और बच्ची का, और उसका बच्चा डिलीवर हुआ है। और ट्रैफिकर्स उसकी पड़ोसन थी। पड़ोसन कह रही है बच्चा डिलीवर हो जाए, बच्चा मैं लूँगी, और आगे उसने प्लान करके वो बच्चा सेलिंग के लिए लगा भी दिया। तो इन बिटवीन वो एंट्री होती है हमारी। हमने FIR लॉन्च कराई, उस केस में केस जीता, और आज वो बच्चा, उसका जो बच्चा पैदा हुआ है वो लगभग 3 साल का है। उस औरत ने जो तस्कर अक्यूज थी, उसको हमने 20 साल की सजा भी कराई। तो आप ये सोचिए कि इमीडिएट बैठी है कि तू बच्चा पैदा कर, इधर से मैं तेरा बच्चा बेच दूंगी, और वो 11 साल की बच्ची, उसको यही होश नहीं है कि ये बच्चा मेरा है। तो उस केस में हमने सजा कराने के बाद आई पार्ट उसकी रिहैबिलिटेशन की, एप्लीकेशन लगाई, तो उसको 3 लाख रुपये अवार्ड हुए। हमने सोचा 3 लाख तो बहुत थोड़ा इस लड़की के लिए। जज साहब थे, नाम लूँगा तो बहुत अच्छे जज हैं,
आजकल उनकी ट्रांसफ़र किसी और जगह पे हो गया। मैं कहा जज साहब, मैंने भी उसका बच्ची का बच्चा गोदी में बिठाया यहाँ पे कि जज साहब आपने आपके साथ है वो बच्चा? हाँ हाँ। अच्छा। मैंने कहा मैं जज साहब आपने इस लड़की को 3 लाख रुपए अवार्ड तो कर दिया, पर इस बच्चे का क्या कसूर है? जज साहब करे माथे पे हाथ मारा करे, मेरे से बहुत बड़ी मिस्टेक हुई जो मैंने बच्चे को दिमाग से निकला। उन्होंने 3 लाख काट के 8 लाख रुपए कर दिया कि इसको 8 लाख रुपए दो। अब वो उनके दिमाग में आया कि इस ट्रैफिकिंग की वजह से ये बच्चा बिक जाता। तो जज साहब ने सारा कुछ देखा कर, मैंने इसके लिए 20 साल की सजा दी। ये बच्चा बेच रही थी, कोई हेल्प करती कहीं जाती, पर वो बच्चा बेचना बहुत किस्से हैं। ये तो हो गया सेलिंग का। विवाह लड़कियों की शादी के लिए लेके जाते हैं पंजाब से और राजस्थान से लड़कियां पड़ोसी में चली, सॉरी पंजाब में एक ज़िले में जगरांव में लड़की अपने पड़ोसी के घर चली गई। 18-20 साल की पड़ोसी ने देखा के लिए लेके उसको राजस्थान में 60,000 में बेच के उसकी शादी करा दी। ब्राइट ट्रैफिकिंग। अब आप सोचिए कि मेरा पड़ोसी ही ट्रैफिकर है। मतलब ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। मदद के मतलब आपने अभी तक जो भी बातें बताई उसमें मुझे ऐसा मेरी अंडरस्टैंडिंग बन रही है कि जो मदद के लिए आपकी तरफ हाथ बढ़ रहा है वही आपको उस ट्रैफिकिंग के ट्रैप में फंसा ले रहा है। हाँ, सेक्स ट्रैफिकिंग का लुधियाना में 14 साल की लड़की अपने घर से भाग के आ गई। मतलब लड़ झगड़ के मम्मी डैडी से, ठीक है, स्टेशन पे घूम रही थी। अब ट्रैफिकर की नज़र पड़ी उस पर, उसको ले गया। आज बेटा तुझे खाना खिलाता हूँ, आजा तुझे वो करता हूँ। ले गया। उस 14 साल की लड़की को सेक्स ट्रैफिकिंग में धकेला गया। उसको ओवरडोज जो नशा होता है और शरीर बढ़ाने की दवाई होती है, जो मतलब कहते हैं प्राइवेट पार्ट्स बढ़ जाते हैं, जो ब्रेस्ट पार्ट बढ़ जाते हैं, वो दवाइयाँ खिलाएगी। और खिलाने के बाद उस लड़की की जो 14 साल की थी, उसको देखने से आप अज्यूम नहीं कर सकते वो 25-30 साल की लग रही थी। 14 साल की लड़की 25-30 साल की लग रही थी। जब हमने उस केस को टेकअप किया, पता चला कि उसको 8 जगह ब्रॉथल पे घुमाया गया। ब्रॉथल पे उसका नुमाइश होती थी। उस केस को हमने टेकअप किया। 7 जनों को सजा हुई है उस केस में, ट्रैफिकिंग में 20 साल की हमने कर। तो इसमें योगेश जी जैसे आप बता रहे हैं कि 14 साल की एक बच्ची आ रही है, उसको अलग अलग ब्रॉथल्स में बेच दिया जा रहा है, आप तक ये केस कैसे पहुंचते हैं? मतलब ये तो बहुत जितनी भी आप घटनाएं बता रहे हैं बहुत डरावनी घटनाएं हैं, और इसमें मुझे जो समझ में आ रहा है जो पीड़ित है वो तो इतना पावरफुल नहीं है कि वो आप जैसे किसी वकील तक पहुंच पाए या किसी मदद का हाथ बढ़ भी पाए उसकी तरफ फंसने के बाद। तो कैसे पहुंचते हैं? सर अगर हम मुकुल जी इनके जरिए, इनको तो जरिया नहीं पता होता। देखो जो पीड़ित है, जो बॉन्डेज में है, विक्टिम है, उसको ये नहीं पता कि मेरे साथ क्या होना, मेरे लिए लीगल हेल्प के लिए कौन बैठा। जो संस्थाएं हैं, जैसे बड़ी बढ़िया संस्थाएं हैं जो काम करें ग्राउंड लेवल पे, वो खुद अप्रोच करती हैं जहां FIR रजिस्टर हुई। मतलब लोग ट्रैक कर रहे हैं। हाँ, मदद करने वाले भी ट्रैक कर रहे हैं। हम भी क्या जाते हैं, हम रोज़ पंजाब में जितना क्राइम हुआ था हम उस पर से देखते हैं कितने बच्चों के साथ अब्यूज़ हुआ, कितने बॉन्डेज हैं, कितने चाइल्ड लेबर हैं। हम उनको रोज़ ट्रैक कर रहे हैं जिसमें हमें लगता है कुछ पोटेंशियल है। सर 69 कन्विक्शंस हमने करवाई हैं अब तक, वो देख की हुई हैं। अपने आप तो उनको पता नहीं चलता। तो MP में शराब फैक्ट्री में रेड हुई, 55 बच्चे रेस्क्यू हुए। 55 मध्य प्रदेश शराब फैक्ट्री में, रायसेन ज़िले में। अब उनको रेस्क्यू हो गया। अब हम उनको ट्रैक कर रहे थे, वो न्यूज़ आई मेरे पास आप जैसे न्यूज़ चैनल के माध्यम से। हमने उस पर पटिशन फाइल की। उन बच्चों को 30 हज़ार रुपये हमारी पटिशन पे मिल गए। अच्छा। उनको नहीं पता कि ये काम किसने किया हमारे लिए, पर हमारे पास ऑर्डर आ गया कि ऑन योर पटिशन हमने उन बच्चों को इतना कंपनसेट कर दिया और 2 लाख कुछ हज़ार रुपये रिकवरी डाल दी है मालिक पे। तो हमारी जैसी संस्थाएं हैं जो बैक फ्रंट पे काम कर रही हैं। लोग विक्टिम्स को नहीं पता। अब इन विक्टिम्स को, MP वालों को, बच्चों को नहीं पता कि उनके खाते में पैसे आ गए हैं। अब वो यूटिलाइज करेंगे, उनको रिहेबिलिटेशन के लिए डाल देंगे। क्या ऐसा भी होता है, जैसे ये तो आपने वो बताया जिसमें आपको सफलता मिल गई, बहुत केसेस ऐसे आते होंगे जिसमें आप सफलता नहीं मिल रही है, आपको पता है कि हाँ यहाँ कुछ हो रहा है लेकिन आप नहीं मदद कर पा रहे हैं, वो कितना चैलेंजिंग हो जाता है? और ऐसे क्या आपके पास आए हैं मामले? सर बहुत केसेस आए हैं। बॉन्डेज में सिस्टम मानता ही नहीं है कि ये बॉन्डेड है। अच्छा। साफ डिनाइल मोड पे। अच्छा, जिससे कैसे कहाँ फंसता है मामला? फंसता ये है कि जो टीम जाती है, विजिलेंस टीम जाती है, वो कहती है कि नहीं ये बॉन्डेड नहीं है, वो मना कर देंगे। उनकी सारी टीम एम्प्लॉयर की तरफ देती है स्टेटमेंट कि भाई देखो हमने तो इन्हें काम दिया है, गांव से लेके आए हैं, यहाँ रह रहे हैं, खा रहे हैं, पर उनकी सिर्फ
मेंटली बॉन्डेज, फिजिकली बॉन्डेज, इकोनॉमिकली बॉन्डेज, ट्रेडिशनली बॉन्डेज, वो सारी उन्होंने बांध के रखी हुई हैं। आप बट्टे पे बैठा परिवार बच्चे भी पैदा कर रहा है, पर वो बच्चा ग्रोथ ही नहीं कर पा रहा है जो उसके राइट्स है। अब आप सोचिए कि जो छत्तीसगढ़, केरला या कहीं से भी माइग्रेट होकर वो दिल्ली में आ गए, दिल्ली के आसपास में मान लीजिए हरियाणा में वो बट्टे पे काम कर रहे हैं। ठीक बात। पहले तो वो अपने सारे राइट्स वहीं छोड़ आए, ना वोटिंग राइट्स है, ना पीडीएस स्कीम है, ना कोई राशन का है, कोई बेनिफिट नहीं है। वो यहाँ के फिर वो विक्टिमाइज हो गए हैं। बिल्कुल सही बात। ठीक है ना। अब जिस लॉबी से लड़ना है हमने, जो परपेटर हैं, ट्रैफिकर हैं, जो बॉन्डेड कैप्टर हैं, वो छोटी मोटी तो नहीं है, उनकी खुद की लॉबी बहुत तगड़ी है। मेरे साथ बहुत बार हुआ है, हमें कोर्ट्स में थ्रेट्स आते हैं। मैं इस पे बात करना चाहूँगा। हाँ, रेस्क्यू करने जाते हैं, एम्प्लॉयर अड़ जाते हैं, एसोसिएशन बुला लेते हैं। लिटरली मैंने एक जम्मू में केस किया, 62 के करीब बॉन्डेड लेबर थे, ब्रिकलिन से रेस्क्यू किए। पुलिस डिपार्टमेंट कह रही है कि हम आपको अपनी जुडिक्शन तक छोड़ेंगे, उसके बाद आपका रिस्क है। लिटरली मैंने बस की लाइट्स बंद करवा दी हैं रात को, और बस सड़क पे ना चला के खेतों से निकाल के लेके आई हैं, क्योंकि हमारे पीछे बदमाश लग गए थे। क्यों? और आपके साथ में आपने रेस्क्यू करके जिन लोग को ला रहे थे वो साथ थे? साथ में थे, बस में 62 जने थे। और पुलिस ने कहा कि एक वक्त बाद हम जिम्मेदार नहीं जुडिक्शन हैं, तक छोड़ सकते हैं। हमने भी कहा कोई बात नहीं, मैं अपनी जुडिक्शन में पहुंच जाऊंगा, मैं अपने बंदे बुला लूँ। मैं 62 बंदों की लाइफ के थ्रेट में तो नहीं डाल सकता। मैं लाइट बंद करो बस की, सारा अंधेरा करके हमने बस खेतों में से निकाली। वो सीन है वो जो फिल्मों में देखा, वो तो मैं ये बोलने वाला था कि ये तो एकदम फिल्मी सीन सा लग रहा है। फिल्मा सीन है ऐसा, मतलब ये एक दो घटनाएं, ऐसा मल्टीपल कई बार हो जाता है। एम्प्लॉयर एक्ससीएम के भाई हैं, एम्प्लॉयर हैं, कोई एमएलए हैं, झारखंड के हैं, कोई वहाँ के मंत्री हैं। सर देखो ब्रिकलिन है, 2-3 करोड़ से नीचे तो लगता नहीं है, तो वो पर सॉलिड बंदे ही हैं उनके। मतलब ये जो इसकी भी जो इकोनॉमी है, क्योंकि देखिए मैं इसको ऐसे समझना चाह रहा हूँ कि हर साल हो रहा है, सालों से हो रहा है। एक समय पर तो दास प्रथा थी, दासी प्रथा, तब तो चलिए चर्चा भी हो जाती थी। अब तो चर्चा भी बहुत सिमट गई है, क्योंकि हमने मान लिया है आंकड़ों में, कागज़ में, कि भाई अब तो ये सब खत्म हो चुका है, तो इस पे कोई बहुत ज़्यादा बात भी नहीं हो रही। लेकिन फिर भी जो सरकारी आंकड़े हैं, मतलब एनसीआरबी बोल रहा है कि लगभग 2,500 लोग, 2,200-2,300 ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस हैं। और हमें भी पता है कि एनसीआरबी तक कितने ही आंकड़े पहुंचते हैं। जो ज़्यादातर लोग हैं उनको मिसिंग मान लिया जाता है ना। तो मिसिंग और ट्रैफिकिंग ये दो बहुत अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। क्योंकि हमने ऐसा भी सुना है, आप बताएंगे बेहतर, कि लोग ट्रैफिकिंग पुलिस लिखना नहीं चाहती है, क्योंकि उसकी धाराएं अलग हैं, उसके लिए प्रोसीडिंग अलग हो जाएगी। तो ट्रैफिकिंग की धारा बहुत बाद में ऐड होती है, पहले होता है कि मिसिंग है ना। तो आप बेहतर बता पाएंगे। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जो ये जो पैरेलल सिस्टम चल रहा होगा, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिस्टम होगा, तभी एग्जिस्ट कर रहा है ये। तो क्या है, मतलब ये जो सिस्टम है, जो ट्रैफिकर है वो कितना स्ट्रॉन्ग है? ट्रैफिकर तो सर उनकी खुद की, आप देखते हैं मिलियन ट्रिलियन की उनकी खुद की वर्थ होती है। जो इंटरनेशनल गैंग्स चल रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग चल रही है। इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग में वहाँ से एक केस था 2013 का था, तुर्कमेनिस्तान से लड़की को वहाँ से दिल्ली भेजा गया कि तुम जाओ, हम अच्छे होटल में नौकरी लगवाएंगे। उसको यहाँ अब्यूज़ करने लग गए। तो उस केस में भी हमने कंटेस्ट किया, उस लड़की को डिपोर्ट करवाया, 5 लाख कंपनसेशन। तो वो उनकी बहुत तगड़ी लॉबी है, इंटरनेशनल गैंग हैं ये। तो उनसे टक्कर लेने के लिए भी मतलब बहुत बड़ा दिल चाहिए। कहते हैं कि पंजाबी में कहते हैं जट जिगरा चाहिए, दिल से तो काम ही नहीं चलेगा। जिगरा चाहिए। तो उनसे हम फेल हुए हैं, ऐसा नहीं है, सक्सेस है, फेलियर भी होता है। मेरे बहुत से रेस्क्यू ऐसे हैं अभी जहाँ एम्प्लॉयर पूरा जोर लगाते थे, कह रहे मेरी आन बान शान खड़ी रहनी चाहिए, पर ये बंदे नहीं निकलने चाहिए, भले उसको नुकसान हो रहा है। एम्प्लॉयर की ईगो पे आ जाता है, कह रहा अक्यूज की ईगो पे आ जाता है। अब एम्प्लॉयर ऑनर होते हैं, जो बॉन्डेड कैप्टर होते हैं, उठाया मेरे आंखों के आगे, लेबर डिपार्टमेंट वाले रिपोर्ट बना रहे हैं, लिया रिपोर्ट फाड़ी, उसके मुंह पे फेंक दी। आप सोचिए कि सरकारी कर्मचारी के मुंह पे उसी की रिपोर्ट फाड़ के फेंक दी, कह रहे तो निकाल के दिखा यहाँ से। तो ये उनकी हिम्मत है, क्योंकि पावर है उनके पास। पावर। ब्रिकलिन्स पे जो टाइप्स चेंज हो गई हैं स्लेव की। आप कह रहे हैं पहले तो दास प्रथा थे, अब क्या है, अब आदमी को करना है। तू यहाँ रहा है, तो अपना ट्रैक्टर ट्रॉली लेके आया? हाँ लेके आया हूँ। अपना सामान लेके आया रेडी? हाँ लेके आया। तो ऐसा कर, इनको यहाँ रख, तू जाना चला जा। अब जिस आदमी की एसेट वहाँ पड़ी है, वो ब्रिकलिन छोड़ के कैसे जाए? रिसेंट केस में खच्चर होते हैं, जो खच्चर जिन पे पीछे बग्गी लगी होती है, सामान होते हैं। 3 खच्चरों को मालिक ने बॉन्डेज बना लिया।
कि तू कैसे जाएगा, तेरे खच्चर मेरे पास पड़े हैं। हमने उसको कंप्लेंट करके, फर्स्ट केस था जिसमें खच्चर को रिलीज करवाया हमने, मतलब जानवर को भी रिलीज करवाना पड़ रहा है। तो मालिक ने 2 खच्चर दे दिए, 1 नहीं दिया। अब मालिक की ईगो पे आ गया कि मेरे सामने से बंदा निकाल लिया, उसने खच्चर की लात तोड़ दी कि तू अब लेके जा। मतलब वो जानवर तक भी एट्रोसिटी सहन करता है बॉन्डेज की। कहना आसान है, बहुत बड़ा मतलब है कि आदमी तो सहेगा सहेगा, हमारा जानवर भी सहता है। खच्चर की लात टूट गई, वो हैंडीकैप हो गया, अब ना वो काम करने वाला, तो अल्टीमेट है। और जो जानवर के साथ ये कर रहा, तो ये इनके परिवार के साथ कैसा वहाँ व्यवहार अब ये होता सोचिए कि उनके जानवर के साथ कर रहा था, उनके साथ क्या। उस बंदे का जो मेरे पास आया था, उसके ये उंगलियां कटी हुई थी, हाथ कटा हुआ था। मेरे से कह रहा, सर एम्प्लॉयर ने मुझे, एम्प्लॉयर तो नहीं कहेंगे, बॉन्डेड कैप्टर ने मुझे ना, मतलब मालिक ने मुझे पैसे नहीं दे रहा जितने मेरे बने हुए हैं, मैं अपना इलाज ही करवा लूँ। अगर मेरा 10,000 भी दे देता तो मेरी उंगलियां बच जाएंगी। आप सोचिए कि अगर किसी बंदे का, आज हम जैसा लोग, आप जैसे लोग भी अगर रास्ते पे जाएंगे, किसी के हाथ कटने से बच रहा है, आपको कि 10,000 रुपये दे देता हूँ, कोई बात नहीं, इसका हाथ तो कटने से बच जाए, हम दया भाव से दे देते हैं। पर जो दोषी है, जो उनके स्वभाव ऐसा बन गया, उसको उसके हक के पैसे नहीं दिए जो उसने काम किया। कह रहा 10,000 की वजह से मेरी उंगलियां कट गई हैं पैरों की। कैसे उंगलियों में कैसे हुआ ये? वो ऐसे कोई बीमारी चढ़ गई थी। अच्छा। तो वहाँ पे मिट्टी में कुछ उसने जैसे करते हैं ना, उठाते समय कोई जानवर उसे काट गया, तो काटते वो इन्फेक्शन फैल गई। और मैंने उसकी बकायदा पटिशन जो फाइल की थी, उसमें उसकी फ़ोटोज़ लगाई थी कि आदमी तो टॉर्चर सह रहा है, इसकी वजह से उंगलियां भी कट गई हैं, खच्चर भी गिला तोड़ दिए। तो पहली तरह का केस था वो। तो एक ये होता है ना कि जो मेरे अंदर आ गया, स्लेव जो आप कह रहे थे ना, दास। अब मैं जो बंधुआ मजदूर बन गया, उसका हर तरीके से शोषण है। फिजिकल शोषण है मेंटली शोषण है। आप सोचते हैं उनके परिवार हैं जो बंधुआ मजदूर हैं, जो तस्करी से पीड़ित हैं, वो सिक्योर्ड हैं? नहीं है। छोटी छोटी झुग्गियों में जब मर्जी जाके, ऑनर हैं, कोई ठेकेदार है, जिसकी नज़र पलटी बच्ची के साथ रेप कर दिया, जिसकी नज़र पलटी वो उसकी घरवाली के साथ रेप कर दिया। अब वो जो खुद फंसा बैठा, वो वहाँ से बच नहीं सकता, वो उनके अगेंस्ट आवाज़ कहाँ से उठाएगा? ये आज भी हो रहा है। मेरे पास है। हरियाणा का केस था, वो हरियाणा से वर्कर पंजाब आए थे काम करने के लिए, उसकी लड़की के साथ 6-7 साल की लड़की के साथ रेप हुआ था। कितने साल की लड़की? 6-7 साल की। उसमें हमने 20 साल की सज़ा कराई अक्यूज़ को। कौन था अक्यूज़? कॉन्ट्रैक्टर था, जमादार, ट्रैफिकर। तो चीज़ चल रही है। हम कहते हैं ना कि हम फ्रीडम में समाज है ना, इसकी कारण भी है। एक कहावत है, अगर ए भगत सिंह हम शर्मिंदा हैं, समाज सिस्टम की वजह से मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी जिंदा है। जैसे हम जैसे लोग ही नहीं बोलेंगे, आप जैसे लोग नहीं बोलेंगे, जो व्यूअर्स हैं वो नहीं बोलेंगे, देख रहे हैं, उनको सब पता है। आज आपके घर में ईंट लगी है, आपने जैकेट पहन रखी है, वर्कर, चाइल्ड लेबर कहना बहुत आसान है, छोटा सा वर्ड है चाइल्ड लेबर। जब एक बच्चा किताब छोड़ता है ना, तो सिस्टम घायल नहीं होता, सरकार, देश का भविष्य घायल होता है। आप सोचिए कि 12 साल का बच्चा काम करने के लिए गया, अब उसे क्या कहा जाता है, बेटा तू ना जब बड़ा हो जाएगा ना, तुझे पूरी तनख्वाह मिलेगी जब तक तू मैं तुझे काम सिखाता हूँ। ठीक है, काम सिखाने के बहाने से उससे एक अडल्ट से ज़्यादा काम लिया जाता है। बच्चा है, शौक में करता है, अच्छा कपड़े सिलने मैं सिलूँगा, मैं जो करूँगा, 12-12 घंटे काम करता है। पैसा क्या मिलता है? हफ्ते का 50, हफ्ते का 100। अभी तू सीख रहा है ना, कोई बात नहीं है। तो आप उस बच्चे की मेंटालिटी सोचिए, आप किस पीक लेवल पे एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है उसका। उस बच्चे के पेरेंट्स को पता है कि उसके साथ ये हो रहा है? बच्चे सर मिसिंग है, खो के आए हुए हैं, उनको किसी न किसी के हाथ पड़ गए हैं। बच्चे के माँ बाप हैं, उनको उन्होंने भेजा कि अच्छे के लिए कोई नई चीज़ सीखेगा, उसका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। अब रिसेंट केस था बहादुरगढ़ का, एक लड़का है, नाम, वो स्टेशन से उतरा। अब वो वाली बात फिर घूम फिर के आ जाती है कि ट्रैफिकर कहाँ घूमते हैं। स्टेशन से खाने के लिए उतरा, ठीक बात, ट्रेन चल रही है, वो बच्चा वहीं रह गया। इन बिटवीन ट्रैफिकर था एक, उसकी नज़र पड़ गई डेयरी फार्म की, डेयरी फार्म चलाता था वो। उसने कहा, बेटा तुझे रोटी खिलाता हूँ। बाइक पे बैठाया, 100-150 किलोमीटर दूर ले गया। बच्चा था, पता नहीं चला, 14-15 साल का। अब ले जाने के बाद उससे 3-4 महीने काम करवाया। बच्चे को नहीं पता मेरा पापा का फ़ोन नंबर क्या है, मेरे भाई का नंबर क्या है या कुछ है। 3-4 महीने काम कराने के बाद, और जो लकड़ी का चारा काटने वाली मशीन होती है, जो जानवरों को चारा डालते हैं, उसमें उस बच्चे का हाथ आ जाता है। हाथ आ जाता है तो हाथ यहाँ तक कटता है उसका। अब
ओनर और एम्प्लॉयर को चाहिए था कि ये बच्चा है, किसी का तो है, मेरा नहीं, किसी का तो है, उसका इलाज करा था ना। उसकी वो बाजू लेके फेंक दी, उसके शरीर से कपड़े उतार लिए कि अब मैं फंसूंगा, तू यहाँ से निकल, उसको भगा दिया। 3 दिन वो लड़का 150 किलोमीटर पैदल चला है। 3 दिन 150 किलोमीटर वो बच्चा बिना कपड़ों के, सिर्फ कच्चा पहना का था, पैदल चला है नंगा, ठंड में। और जाके वो नूह के पास किसी 2 टीचर्स की नज़र पड़ती है। यार इतनी गरीब बच्चे के हाथ से खून आ रहा है, हैं कपड़े है नहीं है। वो टीचर दिल था बच्चे का, पसीज गया। अरे बेटा तू जा, पहले तो उसको रोटी खवाई, 15 रोटियां वो खड़े पैर खा गया, इतना 3 दिन से भूखा था वो। फिर वो टीचर्स ने उसको सिविल हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल लेकर उसके हॉस्पिटलाइज किया, पता किया, फिर पुलिस स्टेशन में ले गए। पुलिस स्टेशन में जाके उसने फिर 15 रोटियां खाई हैं। तो आप सोचो कि जो बच्चा 3 दिन से भूखा और 1 दिन में कुछ ही घंटे में 30 रोटियां खा गया, रोटियां खाने की नहीं है, वो किस लेवल पे भूखा होगा हम आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। उस केस में ट्रेस नहीं हो रहा था बच्चे का, माँ बाप नहीं ट्रेस हुए। फिर पता चला उस बच्चे के माँ बाप ट्रेस कर रहे थे, पुलिस वालों ने रिपोर्ट ही नहीं लिखी थी। जो आप कह रहे हैं ना कि मिसिंग का डाटा है, तो उन्होंने मिसिंग कंप्लेंट लिखाने की कोशिश की, पुलिस वालों ने भगा दिया कि चल माइग्रेंट है, प्रवासी है। अब जब केस हाईलाइट हुआ, ह्यूमन राइट्स कमीशन ने उसका कॉग्निजेंस लिया, तब 0 FIR, कभी कोई थाना दर्ज कर रहा है, कभी कोई दर्ज कर रहा है। 3-4 महीने में जाके अब जाके अक्यूज ट्रेस आउट हुआ है, पता चला। अब उसने जब बताया कि उसका हाथ जब कट गया तो मैंने जमुना जी में फेंक दिया। तो मतलब मेंटालिटी लोगों की मतलब जो इतना विभत्स क्राइम जो कर रहे हैं, इन केसेस को लेकर के प्रशासन, जजेस, कोर्ट्स का क्या रवैया रहता है? मतलब जैसे मैं जब सुन रहा हूँ तो मेरे लिए बड़ी हॉरिफिक स्टोरीज हैं ये। मतलब पता नहीं, मैं पूछूंगा आपसे कि आप कैसे इससे डील कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों का कैसा इस पे रवैया रहता है? सर ये है कि बॉन्डेड और ट्रैफिकिंग हमारे ना जुडिशरी सिस्टम में आ जाए ना, जुडिशियल सिस्टम बहुत अच्छा है हमारा। हम ये नहीं कहते कि जुडिशियल सिस्टम बहुत बेकार, बहुत अच्छा है। और कंट्रीज़ के मुकाबले हमारे यहाँ जजेस बहुत अच्छे हैं कि उनका रवैया ये है कि चीज़ उनके दायरे में आएगी तो करेंगे, जो चीज़ उनके दायरे उन तक पहुँचेगी नहीं वो सेल्फ कॉग्निजेंस नहीं ले सकते कोर्ट्स। अब ये जो बच्चे का केस बता रहा हूँ, अब बच्चे को यही नहीं पता मैं बहादुर रोड उतरा कि झज्जर उतरा कि नूह उतरा कि पलवल उतरा। अब कोर्ट कॉग्निजेंस ले, कोर्ट को FIR दर्ज हो तब जाएगा ना। जब ऐसी चीज़ें रिपोर्टें ही नहीं होंगी तो वो कहाँ जाएंगी? ये तो आप जो मैं डाटा बता रहा हूँ 1976-78 से लेकर 2023 तक टोटल 3,15,000 के करीब बॉन्डेड लेबर रिलीज हुआ है। हाँ, बच गया मतलब। हाँ, जो सरकारी डाटा है। ठीक है। और गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम 2030 तक 16 में उनके एक मिनिस्टर ने कहा था कि 2030 तक हम बॉन्डेड लेबर खत्म कर देंगे। हाँ। और 1,84,00,000 बंधुआ मजदूरों को हम रिहेबिलिटेट करेंगे। अब रिहेबिलिटेट कैसे कर पाओगे जितने तो आपने रिलीज ही नहीं करवाए हैं? तो वो एक डाटा मिसमैच है। अब 3,15,000 का जब हमने एक डाटा निकाला RTI के माध्यम से कि पंजाब में या हर स्टेट के वाइज हमें फिगर्स दीजिए, तो उन्होंने कुछ स्टेट्स की फिगर मुझे जो मिली, पंजाब की बड़ी हंसने वाली थी, 252 कुछ। बताइए। टिल इंसेप्शन ऑफ बॉन्डेड लेबर एक्ट और 2023 तक सिर्फ 252। कब आया है बॉन्डेड लेबर एक्ट? 1976। 9 फरवरी को उसको 50 साल हो जाएंगे। 76 से अभी तक में सिर्फ 252 लोग पंजाब में रिलीज किए हैं। मैंने फिर उनसे दोबारा से पूछा, ऐसा तो नहीं भाई, गड़बड़ वो बता दिया कुछ। मैंने कहा कि सर मैंने दोबारा से रिप्लाई किया RTI में कि जितना आपने मुझे डाटा दिया है इतना तो मैंने 1 साल में ही रिलीज करवा दिया है। कम से कम वही नोट कर लीजिए। कम से कम मैं ही दे दूंगा इससे ज़्यादा डाटा आपको। तो उन्होंने फिर रिप्लाई दिया कि ये डाटा हमारे पास 2013 का है। उसके बाद हमसे किसी डिपार्टमेंट वालों ने, DMs ने, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने डाटा नहीं शेयर किया, ना ही फंड मांगा। आप देखिए कि जिनको हम रिहेबिलिटेट करना चाह रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट उनको फंड दे रही है। गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, गवर्नमेंट नो डाउट बहुत अच्छा काम कर रही है। जो रिलीज के लिए उनको कंपनसेशन मिल रहा है 1 लाख 2 लाख 3 लाख इमीडिएट 20,000 रुपये वो दे रही है। पर जो लेने वाले बैठे हैं, जो एग्जीक्यूटिव बैठे हैं या और बैठे हैं, वो ले ही नहीं पा रहे हैं।
आप देखिए 13 से लेके 26, 13 साल में डाटा ही नहीं अपडेट हुआ उन पे। और जब डेटा ही नहीं अपडेट होगा तो आप क्या एक्शन लेंगे, क्या पॉलिसी बनाएंगे, क्या सच आप। सबसे बड़ी तो दुविधा यही है कि डेटा को लेकर के एकदम सीरियस नहीं नज़र आते हैं। आप किसी क्षेत्र में सीरियस नहीं नज़र आ रहे हैं। मतलब जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको सोचने की ज़रूरत है कि अगर आपके पास वही नहीं होगा तो आप क्या एक्शन लोगे। आप देखिए 3,15,000 में से 3,13,000 को कह रहे हैं हमने रिहेबिलिटेट कर दिया, 2,000 के करीब कह रहे हैं हमारे पास पेंडिंग है अभी। और रिहेबिलिटेशन में क्या मतलब करते क्या है जैसे रिहेबिलिटेट जिनको करते सर इसमें ना बॉन्डेड लेबर रिहेबिलिटेशन स्कीम है, जिसमें आदमी को 1 लाख रुपए, औरत को 2 लाख रुपए, बच्चे को 2 लाख रुपए और स्पेशल केसेस में 3-3 लाख रुपए भी मिलते हैं। बट इसकी कंडीशन ये है कि जब तक उनको सजा ना हो पाए दोषियों को। और ये कब मतलब वन टाइम मिलता है? नहीं, वन टाइम में आपको मिलेगा। पहले तो 20,000 था, अब 30,000 कर दिया है। नहीं, तो जैसे ये 1 लाख जो आप बोल रहे हैं कितने पीरियड में मिलता है? ये रूल कहता है कि जब वर्कर रिलीज होता है, बॉन्डेड लेबर रिलीज होता है, तो इमीडिएट डीएम देगा कॉर्पस फंड में से 1 लाख रुपए। 1 लाख नहीं, 1 लाख की जगह 20,000 पे देगा पहले, अब 30,000 देते हैं। तो 20,000 का करेगा क्या? 30,000 मतलब वो जाके अपने गांव में जाके अपना काम खोले हैं, दोबारा से रीबॉन्डेज में ना फंसे। ये गवर्नमेंट की स्कीम है। बट आप देखिए कि रेस्क्यू 1 दिन का, रिहेबिलिटेशन सालों का। मतलब मैं अपना जो एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, अगर मैंने 5,000 बंदे रिलीज करवाए हैं अब तक और 1,000 भी रिलीज सर्टिफिकेट है, तो मुश्किल से 2 या 3 बंदों को 1 लाख रुपए मिला होगा। अभी वो सारे पाइप में ही हैं। वो कहते हैं कि तुम दोगे, वो कहेंगे तुम दो। सिस्टम में कोऑर्डिनेशन नहीं है। जबकि कॉर्पस फंड सेंटर का है, सेंटर ने साफ कहा कि भाई स्टेट से नहीं लेना है। हर डीएम को 10-10 लाख रुपए उन्होंने एलोकेट भी किया हुआ है कि आप इस फंड को यूटिलाइज नहीं होता, वापस चला जाता है। जिनको देना वो दे नहीं पा रहे हैं। उनको पता है कि हम देंगे तो फंसेंगे। आप सिस्टम में भी तो गैप्स है ना सर। मतलब सही बात। जैसे यहाँ से शुरू करा जाए कि अगर भाई सबसे पहले अगर पुलिस दर्ज कर रही है FIR तो उसको डेटा में आ जाएगा, उसको उसके पीछे परेशान होना पड़ेगा कि भाई तुम्हारे क्षेत्र में ट्रैफिकिंग हो रही है। फिर ये पूरा सिलसिला ऊपर तक चलता चला जाएगा और कोई मानने को ही नहीं तैयार है कि मेरे ज्यूरिडिक्शन में या मेरे प्रशासनिक क्षेत्र में ये हुई है घटना। सर चेन्स बंधी हुई हैं। वीडियो पुलिस ने आप जाके चेन खोली है, उसको बॉन्डेड डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। अरे बाप रे। अमृतसर का केस था, डेयरी फार्म में था, हाथ बंधी हुई। मैं भी विश्वास नहीं कर रहा था। मैं कहा भाई आज के टाइम में भी मतलब हाथ बांध के काम करवाया जा रहा है। तो उसकी वीडियो वायरल हुई थी, तो हमने देखा, फिर हमने उसका केस फाइल किया। जब रिलीज़ किया तो बंदा अंदर बंद है, हाथ बंधे हुए चेन से और बाहर ताला लगा हुआ है। पुलिस वालों ने खोला है, तहसीलदार गया है और उसकी चेन खोली है, कह रहे बॉन्डेड नहीं है। अब इससे ज़्यादा पीक क्या सोच सकते हैं कि आपकी आंखों के आगे बंदा बंधा हुआ है, उससे आप बॉन्डेड नहीं मान रहे हो, तो आप क्या कहेंगे? योगेश जी, इस आप जिस कुर्सी बैठे हैं, इस कुर्सी में कई DGP बैठ चुके हैं, कई अपने DCP बैठ चुके हैं, पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं। उनसे जब हम सवाल पूछते हैं ना कि पुलिस की छवि क्यों ख़राब है, तो जवाब एक्सेप्टेंस के आते हैं, लेकिन उसके साथ बहुत इफ बट के साथ आता है कि नहीं ऐसा नहीं है, पुलिस वर्दी में होती है तो रिकॉग्नाइज हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। मैं इस बात को मानने को तैयार ही नहीं होता हूँ कि आपकी नाक के नीचे सब हो रहा हो और आपको पता ना चले। एक छोटी सी घटना होती है तो आपके थाने के SI को पता होता है, आपके हवलदार को पता होता है, SHOs को पता होता है। ऐसी घटना आज के टाइम पे हो रही है, आपके पास अगर सर्विलांस का सिस्टम नहीं है तो आपको तैयार करना चाहिए। जो भी लोग ये देख रहे हैं उन अधिकारियों को तैयार करना चाहिए कि आप ऐसे सिस्टम मजबूत करें कि आपके यहाँ ऐसा कुछ ना हो। हम किसी भी घटना पे जाते हैं, हमें पता चल रहा है कि लोग मिले हुए हैं, प्रशासन तो साथ खड़ा हो जाता है, ट्रैफिकर के साथ खड़ा हुआ है। अब सर ये चीज़ें ऑन रिकॉर्ड कहना थोड़ा सा ऐसा ही है। मतलब हम तो देख करके आए हैं कि हम इस स्टोरी पे नहीं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को मैंने बहुत ज़्यादा नहीं एक्सप्लोर किया है, बट हमने ड्रग के केस में देखा है। वो जो पेडलर्स हैं वो बता रहे हैं कि बताइए आप किसको फ़ोन लगाना है। तो इसमें तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जब जो रक्षक है, जब उसका ही इन्वॉल्वमेंट या वो आपके पक्ष में खड़ा हुआ बहुत नज़र नहीं आ रहा है, इतना तो आप समझ ही जाते हैं कि हाँ यहाँ पर कहाँ पर दिक्कत आ रही है। एक बहुत छोटी सी घटना, इसमें मैं विषयांतर हो रहा हूँ कि अभी एक फंक्शन में मैं गया, वहाँ चोरी हुई। हमने जब चोर को पकड़ लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, कैमरा लग गया, सब हो गया, तो जब पुलिस आई और थानाध्यक्ष वगैरह आए,
उनको ये पता था कि हाँ यहाँ पर जो लोग हैं वो आए भी इसीलिए कि उन्हें पता था कि हाँ भाई केस थोड़ा सा स्ट्रांग है, ये जो लोग हैं इसे छोड़ेंगे नहीं। तो भी आने के बाद वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये पूरा फंक्शन छोड़ करके हम उनके साथ जाएं और कंप्लेन वहाँ रजिस्टर करवाएं, गवाही देने तो फलाने को आना पड़ेगा, ढिमाके को आना पड़ेगा, कि रजिस्टर ना हो बस। तो ऐसे में तो बड़ा चैलेंजिंग हो जाता होगा आप जैसे लोगों के लिए काम करना, क्योंकि आप तो उसको ट्रैक कर रहे हैं, आप तो समझ रहे हैं कि यहाँ क्या खेल चल रहा था। तो कैसे, हाउ डू यू डील विद दिस और हाउ डू यू प्रोसेस दिस ऑल? ऐसा है मुकुल जी कि हम चैलेंजेस जो फेस कर रहे हैं ना, जो आपने बताया वो एक है। मैं 240+ केसेस तो मैं जो पॉक्सो के, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के देख रहा हूँ इस टाइम पे। तो आप सोचिए कि मैं रूटीन में उनसे टच करता हूँ, तो वो एक्सेप्टेंस वाले है वो तो मानेंगे नहीं। वो पहले तो केसेस रजिस्टर ही नहीं होते हैं। जो गिने चुने केस रजिस्टर हो जाते हैं हमारे और आपके जैसे लोगों की इन्फ्लुएंस से, तो वो फैमिलीज को स्ट्रगल है कि हम कोर्ट में क्या करें, कैसे करें, क्या ना करें। मैंने एक 7 साल का लड़का था, 8 साल का, उसके साथ उसके पड़ोसी लड़के ने ही अब्यूज़ कर दिया। लड़के मेल थे, ठीक है। अब वो पुलिस स्टेशन गई, अब उसके पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी। जो अक्यूज था वो उसके गली के बाहर आके ना मुंह चढ़ा रहा है, क्या कर लिया। अब वो उसकी दादी की ईगो पे आ गया, कह रहा है अब कहना तो नहीं चाहिए, मेरे बच्चे के साथ गलत भी किया और मुझे चढ़ा रहा है। अब उसने कहीं से नेट से हमारा नंबर लिया, कह रहे सर मेरे बच्चे के साथ गलत भी हुआ है और रिपोर्ट भी नहीं हो रही है, सारी चीज़ें। हमने इमीडिएटली पुलिस को कॉल किया। मैं कहा पुलिस वाले, मैं कहा चलो ऐसे करो सीधा हॉस्पिटल ले चलो। हॉस्पिटल ले आया, मैंने MLR कटाई, उसमें आ गया तो टीम पहुंच गई, FIR दर्ज होगी उस केस में। हमने मेडिकल में FIR दर्ज होगी, सज़ा भी करवा दी हमने उस केस में। और जुवेनाइल था अक्यूज भी, तो सज़ा भी होगी और उसमें 3 लाख रुपए जुर्माना। उसमें एक्यूज भी जुवेनाइल था, पीड़ित भी जुवेनाइल था। जुवेनाइल पीड़ित तो नहीं होगा, वो तो बच्चा है, CCL है। जुवेनाइल तो एक कैटेगरी और आ जाती है ना, चाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, जिसके साथ अब विक्टिम है, जुवेनाइल है, जो कि उस टाइप में आ जाते हैं। अच्छा। तो उसमें हमने सज़ा भी कराई और 3 लाख रुपए कंपनसेट हुए। अब उस केस में वो कह रहे हैं कि अगर सर आप जैसे लोग ना होते, हम तो बैठे थे और वो दोषी हमारे घर के आगे घूम रहा था, मुझे चढ़ा रहा था। तो ये सिस्टम का फेलियर। अब ये चीज़ें हम रोज़ डील करते हैं। अब हम उन वे उसको चेंज करते हैं, ठीक है पुलिस वाले नहीं लिख रहे ना, सीधा हॉस्पिटल चले जाओ, मेडिकल वाले तो लिखेंगे। हाँ, ये भी बताइए और विकल्प क्या है? जैसे मान लीजिए कि मैं अब एक पीड़ित के पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ कि ऐसी कोई घटना आए तो आपके पास वे अराउंड रास्ते क्या हैं? क्योंकि आपको तो ये मदद तो नहीं मिलने वाली बहुत ज़्यादा, तो क्या क्या कर सकता है एक पीड़ित? सर पीड़ित ऐसे ट्रैफिकिंग में है और बॉन्डेज में है। अब इनके लिए वैसे तो 100 नंबर 112 नंबर है, वो क्या होता है कि एक रिकॉर्ड है वो नंबर का। आपके पास पुलिस आएगी, वो कंप्लेंट जब आपने 112 पे कर दी, 100 पे कर दी, तो नंबर रेज हो गया। वो जब तक क्लोज नहीं होगी, जब तक वो आपसे नहीं मिलेंगे, जब तक वो जिसके नंबर से रजिस्टर हुई ना। फिर हम अल्टरनेट है, जब बच्चे हैं तो CWC का के प्रेजेंट हो जाओ, मेडिकल करवा लो, हैं मेडिकल में आई जाएगा कि भाई हमारे डॉक्टर लिख देगा, फिर वो कंसल्ट थाने को भेज देते हैं। 1098 है, वुमेन हेल्पलाइन है, 181 है, तो 1091 है। तो ये अल्टरनेट है जहाँ हमें पता है कि पुलिस को हम कंप्लेंट देने, उन्होंने दबा देनी है या कुछ कर देना है, भाई ठीक है यहाँ नहीं करते तो वहाँ कर लो। हमारे साथ होता है, हम DMs के पास कंप्लेंट देते हैं, जब बाउंड्री लेवल की नहीं करते हैं तो चलो ठीक है भाई CS को साथ, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को साथ में CC कर देते हैं। अब उनको पता है कि अब मैं नहीं करूँगा तो चीफ सेक्रेटरी तो बैठा ही है। मेरे साथ ऐसा ही हुआ झारखंड में। क्या मामला क्या था? अब ऐसे था झारखंड में, अब वर्कर एम्प्लॉयर तगड़ा था, एम्प्लॉयर का जो ट्रैफिकर था। अब मैं कंप्लेंट डाली, अब वो प्रेशराइज करी जाए वर्कर को, कहे तू जितना मर्जी जोर लगा ले, तुझे नहीं निकलने दूंगा। और वर्कर को मैंने यहाँ से रेस्क्यू कर रहा था पंजाब से। अब बार बार फ़ोन पे कन्वर्जेशन, मैंने DM को मारी कंप्लेंट, मेल की नहीं किया। अब करते करते मैंने वो करे सर मालिक टीम आ गई है पर वो लेके नहीं जा रही है। मैं कहा यार तो गलत है, टीम आ चुकी है, पुलिस आ चुकी है। टीम कौन सी आई है? विजिलेंस टीम, विजिलेंस, जिसमें तहसीलदार होते हैं, लेबर डिपार्टमेंट होता है, पुलिस होती है, NGO वाले होते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट। अच्छा, उनका मेन पर्पज़ ही यही है, उनको रिलीज़ करवाना। ये विजिलेंस टीम का मतलब ये क्या प्रारूप क्या रहता है? इनका किस एक्ट के तहत आता है? ये बॉन्डेड लेबर एक्ट के अंडर। अच्छा, तो कंप्लेन अगर बॉन्डेड लेबर एक्ट के तहत होगी तो विजिलेंस टीम आती है। जी,
ठीक है। टीम आ गई, अब वो घूम फिर के उन्होंने झूठे मूठे बयान लेके कॉमन से बयान ले लिया कि हमें कोई नहीं है, वो जान लेके ना जाएं। अब कह रहे सर मालिक तो कह रहा है कि आज जो मर्जी हो जाए तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मैं आज। कह और रहा अब मालिक को पता भी है कि टीम आ चुकी है, तूने हरकत की है भाई। हाँ। अब वो कह रहा सर क्या करें। अब मैं कहा भाई मैं जितना कर सकता हूँ, मैंने फिर डीसी से ऊपर डिविजनल कमिश्नर थे उनको ईमेल रखा, फ़ोन पे रखा, नहीं हुआ। फिर उससे ऊपर चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में मैंने सेक्रेटरीट में फ़ोन कर दिया, भाई मैंने आपको मेल भी किया और टीम बैठी है, रिलीज़ नहीं हो रही है। एट द एंड चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से जब फ़ोन किया है डीएम साहब को और डिपार्टमेंट वालों को कि अब तुम्हारी सबकी खटिया खड़ी हो गई, बंदे रिलीज़ करवा दो। आप मानेंगे मुकुल जी, हंसने वाली बात है, एम्प्लॉयर वर्कर के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि भाई तू फ़ोन किस मंत्री को बुला रहा है, कि मतलब चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से मुझे फ़ोन आ रहा है कि बंदों को रिलीज़ करते, नहीं तेरे पे एक्शन होगा। वो भी वहाँ का लोकल मंत्री था कोई मालिक। उसने कहा कि किसी मंत्री को जान पहचानता नहीं है, सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, वो इसको एस्केलेट कर रहे हैं। तो वो हमारी पहली जीत थी जब हमने इतने बड़े लेवल पे मंत्री के घर से हमने निकाला। जब कानून बना हुआ है, अगर उसका इस्तेमाल हो पाए सही से तो सही नहीं यूज़ ही नहीं करते ना लोग। अब वर्कर हैं, अब सीधे कहीं फंस गए, अब वो टोल फ्री नंबर पे कॉल करें 112 पे, वर्कर पुलिस आ जाएगी, कहेगी नहीं नहीं कुछ नहीं है जी। अब मेरी बहुत सी कंप्लेंट्स में जिन पर रेस्क्यू नहीं होते हैं, वो हमारा फेलियर भी है, होते हैं, पर वो कहते हैं नहीं सब कुछ ठीक है, स्टेटमेंट बना देंगे कि हमें और वर्कर से बयान लिए थे, हो गए। तो वो कहते हैं ना कि पंजाबी में कहते पंजाबी तो क्या कहेंगे, आप में जो जिससे टक्कर लेनी है वो पहाड़ है और आप चूही हो। हम वो हैं छोटे से हैं, वो जिससे हमने टक्कर लेनी है ट्रैफिकर हैं बैगिंग माफिया हैं सेक्सुअल एक्सप्लॉइटर हैं, जिन्होंने बॉन्डेड मजदूर रखे हुए हैं, बंधुआ मजदूर। अब उनसे टक्कर लेने के लिए वो मतलब फुल लॉबी है, जिनको आज कहेंगे उनके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं, उनके लिए तो हम एक चुटकी के बराबर हैं, जब मर्जी मरवा दें। पावर है, पैसा है, पावर सब कुछ है, सब कुछ है, पॉलिटिकल पावर है, सारी चीज़ें हैं। हमको तो जब मर्जी वो ख़त्म करवा दें। बहुत बार हमें थ्रेट्स भी आए हैं। एक बार मुझे कोर्ट में 10-12 गैंगस्टर्स ने घेर लिया, कोर्ट के अंदर ही मैं खड़ा हूँ, मेरे आस पड़ोस में 12 गैंगस्टर्स आ गए, और वो गैंगस्टर वो थे जिनके मैं तो उनके आगे कुछ भी नहीं हूँ। शरीर इतना तगड़ा था, मर्डर केसेस में कोर्ट से बेल पे आए हुए थे। कह रहे वकील साहब ये केस कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए। मैं कहा नहीं होगा। कह रहा डर नहीं है। मैं कहा 2 मिनट रुक जाओ। फिर मैं अंदर कोर्ट के अंदर घुस गया, मैंने जज साहब को बोला, पुलिस बुला ली, मिनट 2 के अंदर भगा दिए सारे। तो चीज़ है सर, वो कोर्ट में ही तो हमारी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, बाहर तो हमें जब मर्जी मार सकते हैं। सही बात है। दुनिया तो कोर्ट के बाहर भी है, दुनिया तो कोर्ट के बाहर भी है। तो ये चीज़ें ऐसा नहीं है सर कि सिस्टम हर जगह गंदा है, अच्छे बंदे भी बहुत बैठे सिस्टम में जो काम करना चाह रहे हैं। मैं एक एग्जांपल दूंगा, खुशीनगर के पास एक ना कस्या है, कस्या तहसील है। अच्छा। तो 14 वर्कर्स ट्रैफिकर लेकर आ गया वहाँ पे छत्तीसगढ़ से, उनको 10-10 हज़ार रुपये दिए होंगे, तो 10-10 हज़ार के एवज में उनको वहाँ ले आया, और उसमें एक लेडीज़ प्रेग्नेंट थी। ठीक बात, मतलब बच्चा 8वें-9वें महीने में था, तो वो उसको भी ले आया साथ में ट्रैफिकर। तो 14 परिवार थे, हाँ 14 परिवार नहीं 14 जने थे। अब वो उस लेडीज़ को ना हर रोज़ की तरह हॉस्पिटल में जाना होता था। अब जो ट्रैफिकर ने उसकी एवज में पैसे ले रखे थे, तो एम्प्लॉयर और ट्रैफिकर जमादार ने बंदा बिठा रखा था कि यहाँ से भट्टे से बाहर कोई ना जाए। अब उसका रोज़ पेन हो रहा है कि मैंने हॉस्पिटल जाना है, मुझे सोनोग्राफी करानी है, अल्ट्रासाउंड कराना है। अब ना तो मालिक पैसे ही दे ना ही जाने दे। अब उस एसडीएम का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, यंग थे वो लड़के। अब मैंने जब कंप्लेंट फाइल की कि भाई ऐसे ऐसे है, तो मैंने किसी तरीके से उस लेडीज़ को वहाँ बुला लिया एसडीएम ऑफिस में, और वो इस कंडीशन में थी कि मुकुल जी वो सीट पे नहीं बैठ सकती, वो ज़मीन पे बैठ गई, पेन हो रहा था उसे। तो एसडीएम साहब कह रहे आप नीचे क्यों बैठे? कह रहे सर बैठा नहीं जा रहा मेरे से। कह रहा फिर बताइए आपकी क्या कंप्लेंट है? क्या ये कंप्लेंट है? एसडीएम साहब ने माथा पकड़ लिया कि मेरे एरिए में अगर इस औरत को, प्रवासी औरत को कुछ हो जाता, बच्चा मर जाता, मैं अपने आप को ज़िंदगी भर माफ़ नहीं कर पाता। उन्होंने मुझसे कहा योगेश जी सुबह सडन रेड करेंगे, 5 बजे आप मेरे घर पे आ जाना। मैं 5 बजे उनके घर पे गया, उन्होंने सारी टीम घर पे बुलाई, सडन ही, अचानक ही, और इमीडिएट उन्होंने कहा, मैं कह रहा और क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं? मैं कह इनको रिलीज सर्टिफिकेट भी देना है, ताकि जो इन पे कर्जा चढ़ा हुआ है, एक रिलीज सर्टिफिकेट होता है कि अगर मालिक ने कुछ पैसे दिए हुए हैं, जब आपको सरकार ने, डीएम ने वो दे दिया, आपके ऊपर कुछ भी टोट है जो इलीगल है, इलीगल है, वो सारी माफ़ हो जाएगी।
इलीगल जो होता है कि 10,000 का उन्होंने 3 लाख बना दिया, वो माफ़ हो जाएगी, वो लेने के लिए सॉल्वेंसी टाइप है, सॉल्वेंसी हो गया। तो एसडीएम साहब ने वो 14 रिलीज सर्टिफिकेट बनाया और मुझे पकड़ा दिया, कह रहे वकील साहब ये लीजिए, मेरी टीम आपके साथ जा रही है, इनको अभी रेस्क्यू कीजिए सुबह 5 बजे। मखर 5 बजे हमने वो रेस्क्यू किया और सारे वर्कर्स निकाले। निकालने के बाद जो परिवार डर रहा था ना कि हमें बाहर नहीं निकलने दे रहे, हमें हॉस्पिटल नहीं ले जाए, उनमें दिलेरी आ गई, मतलब हौसला आ गया कि आप हमारे साथ कोई खड़ा है। उन्होंने एसडीएम साहब का धन्यवाद किया कि सर आपके होते हुए कह रहा आज हम फील कर रहे हैं कि हाँ सिस्टम है। क्योंकि जी आपने रेड का जिक्र किया, मैं भी समझना चाहूँगा कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जो अब आप रेस्क्यू करते हैं वो रेड्स कैसी होती हैं, थोड़ा सा वो बताइएगा। सर ह्यूमन ट्रैफिकिंग में सेक्सुअल ट्रैफिकिंग भी होती है, बैगिंग भी होती है, बॉन्डेज भी है, चाइल्ड लेबर भी। अब इनका अलग अलग प्रोसीजर है। चाइल्ड लेबर में भी डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स होती है जो डीएम कॉन्स्टिट्यूट करती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। बॉन्डेड लेबर में विजिलेंस कमेटी होती है जिसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं डीएम। ठीक है। और सेक्स ट्रैफिकिंग में और बैगिंग में इनके पास पुलिस के पास पावर है, एएसटीओ। ये सीधा जाके कर सकते हैं। मतलब इसमें रेड में भी वो बना रखे हैं कि कौन कौन किस स्तर पे करेगा, किस स्तर पे करेगा। ठीक है। पर मोस्टली हर जगह पुलिस साथ में जाएगी क्योंकि प्रोटेक्शन भी देनी होती है, विक्टिम्स को प्रोटेक्ट भी करना होता है। तो सेक्स ट्रैफिकिंग में तो मतलब ऐसा है कि बहुत रिस्की होता है। अब जिनके लिए आप अपना किसी रेड का आप उदाहरण अगर दे पाए तो। सेक्स ट्रैफिकिंग में सर हमने मतलब पहले दिल्ली में जीबी रोड में 1-2 किए थे, पर उसमें भी होता है ना, वो उनका डर खुला होता है। जो ट्रैफिकर है ना वो आप कह रहे हैं ना पावरफुल लॉबी होती है। मैं कमला मार्केट का था, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ। तो जो ट्रैफिकर लड़की औरत थी जिसको दीदी बन जाती है, वो कुछ एज के बाद, वो 45-50 के बाद उसका जो शरीर काम का नहीं रहता तो उसको दीदी बना देते हैं। वो जो लीड कर रही होती है, लीड करती है, वो पकड़ी गई है। पर उसको ये एक रत्ती भर का फर्क नहीं है कि मेरे को पुलिस ने पकड़ा है। मेरे सामने थाने में बैठी है ज़मीन पे पैरों के बाहर, अरे जल्दी करवाओ यार, मैं बैठे बैठे मेरे घुटने दुख गए। मतलब ये उनकी ट्यूनिंग है। मतलब उनको पुलिस से डर नहीं है, जेल से डर नहीं है। हमें उन्हें देख के डर लग रहा है कि जो पुलिस स्टेशन में अक्यूज्ड हो के पैरों के बाहर बैठ के करिए अरे जल्दी कराओ, मतलब उनके मन में थ्रेट है ही नहीं, डर ही नहीं है। तो उनका डर खुल जाएगा। वो मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड वे में बैठे, उनको पता है कि मैं पकड़ी गई हूँ, मेरे ऊपर वकील बैठा है उनका और उनका गैंग बैठा है, वो कहीं ना कहीं से करेगा। बेचते हैं सर, लड़कियां बिकती हैं, 5-5 लाख में लड़की बिकती है, 10-10 लाख में लड़के बिकते हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे, लेडीज जेंट्स के बच्चे पैदा नहीं होते। ये सिस्टम है। 5-5 लाख 10-10 लाख में लड़के लड़कियां बिकते हैं। छोटे बच्चों की बात जी, न्यूली बॉर्न। जो मैंने सजा करवाई थी वो लड़का बेचना था उसने 10 लाख में, बस वो था कि ऑन द स्पॉट। जो आपने बताया कि वो 11 साल की बच्ची वाला, तो वो नज़र होती है उन पे। सैरोगेसी है, सैरोगेसी भी आप देखिए। अच्छा, ये सैरोगेसी का भी नेटवर्क चल रहा है? पूरा चल रहा है सर। किराए की कोख ऐसे कहते हैं, एक 9 जब से बच्चा कंसीव होगा जब तक डिलीवर होगा। हिंदुस्तान में तो इलीगल है क्या? इलीगल है सर। इलीगल है ना जी, पूरी तरह से। जी, वो कुछ देर के लिए उन्होंने कहा था पर नहीं हुआ पाया। मतलब इलीगल तो इलीगल फॉर्म ही है। आपने ऑर्गन ट्रैफिकिंग का कोई केस देखा है? ऑर्गन ट्रैफिकिंग नहीं सर। ऑर्गन ट्रैफिकिंग ना बहुत छुपे हुए, जैसे कहते हैं ना अंडर कवर, उस लेवल पे होती है। ये रिवील ही नहीं हो पाते। कारण ये होता है कि डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं, हाई लॉबी इन्वॉल्व होती है, वो पता ही नहीं चल पाते जब बंदा मर गया। अब मैंने एक कहानी जरूर सुनी थी अलीगढ़ की कि ये जो आँखें हैं इसकी ट्रैफिकिंग हो रही थी ऑर्गन से। उसको निकाल कौन रहा था? एक रिक्शा पुल्लर मरे हुए बंदे की आँख पे ब्लेड मार के उस बॉल को, जो आँख की बॉल है, पानी की पन्नी में रख के उसको लेके जाता था और उसको बेचता था। उस बंदे को, एक रिक्शा पुल्लर को यही नहीं पता कि आँख आगे काम की है कि नहीं है, पर वो निकाल के, मतलब एक सोचने वाली बात है। हम जैसे कि प्लेट आँख में हाथ में लग जाए, वही मैंने सुना हुआ केस है, मेरे को बंदे ने बताया। मैं मतलब उस केस को हाईलाइट करने लगे लोग जिन्होंने मुझे बताया, पर उसमें भी कुछ लॉबी आ गई बीच में, नहीं हुआ। अलीगढ़ का है। इंटरनेशनल क्या नेटवर्क काम करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग में? इंटरनेशनल तो सर आपने बाहर जाने वाले बैठे हैं, दुबई, बहरीन, कतर,
वहाँ से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं इंटरनेशनल में। अब सेक्स ट्रैफिकिंग भी चल रही है, यहाँ से हिंदुस्तान से लड़कियाँ अरब कंट्रीज़ में जा रही हैं, ठीक है ना। अब वो वहाँ जाके उनके सेक्स ट्रेड में जा रही हैं। अब जो मैंने यहाँ इंटरनेशनल, वहाँ से बाहर से इंडिया में भी आ रही हैं, जो मैंने आपको बताया तुर्कमेनिस्तान का केस था, उनको पता नहीं चलता कि अब इंडियंस हैं जो जिन्होंने इस ट्रेड में जाते हैं, जो मतलब कस्टमर बन के जाते हैं। अब उन्हें क्या पता कि ये तर्किश है कि रशियन है, उनकी दिल में चमड़ी लाल है। तो वो आई थी यहाँ पे इंडिया में, उसको भी हमने रेस्क्यू किया था। दिल्ली का केस था, 2013-14 का केस था। वो रेस्क्यू करके उसको वापस उसकी कंट्री भेजा। तब हम, वो लड़की इतनी सहम गई थी, उसे आदमी जात से भरोसा ही उठ गया था। हालांकि हमें उसकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी, हमने उसकी जो टर्किश एम्बेसी थी उससे बात करके उसकी स्टेटमेंट करवाई। मुकुल जी, वो मैं उसके साथ बैठा हूँ, कह रही फीमेल होनी चाहिए मेरे साथ, कह रही मैंने मर्द जात से ही नफरत हो गई। तो आप सोचिए कि हमारी इंडिया की इमेज उसके कंट्री में क्या गई होगी। आप यहीं से अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो मेरे गुलाम बैठे हैं, जो मतलब मेरे नहीं, जिनके चक्कर में वो फंसे हुए हैं, उनका किस लेवल पे करते होंगे अज्यूम भी नहीं कर सकते हैं। हाथ कट रहे हैं। अब संतोष वाला केस कटा है, बेचारे को पैसा नहीं मिला, 3 दिन पैदल चला है, हाथ भी कट गया, शरीर से भी गया है। भिखारियों के गैंग कहते चढ़ जाते हैं, बेगिंग माफिया के, उनके नाखून काट देते हैं। हाँ, बेगिंग माफिया का भी एक बहुत, वो अभी कुछ वक्त पहले का कानपुर का एक केस था जिसमें कि एक लड़का था, वो जॉब के लिए जा रहा था, उसको बस अड्डे से वो गायब हो गया, उसकी फैमिली को कोई पता नहीं कि बस अड्डे के बाद वो कहाँ गया। 4-5 साल बाद वो वापस आता है तो उसके हाथ पैर कटे हुए हैं, वो मेंटली अनस्टेबल हो गया है और वो किसी बेगिंग माफिया के हाथ चढ़ गया था और उन्होंने उसको दवाइयाँ दी, उसको दिमाग से ख़त्म कर दिया, मेंटली डिसेबल कर दिया उसको, ताकि किसी तरीके से ये कुछ कर ही ना पाए, जो हम बोलें सिर्फ इतना वो करे। और मैं तो देखता हूँ कि पूरा, मतलब मुझे समझ नहीं आता ये किस तरीके का ऑर्गेनाइज क्राइम ही होगा कि आप लाजपत चले जाइए, दिल्ली की बात बता रहा हूँ, देश की राजधानी की, लाजपत मार्केट चले जाइए। एक दिन मैं वहाँ खड़ा था, देख रहा हूँ छोटे छोटे बच्चे, एकदम उनका आतंक है, आप खड़े नहीं हो सकते वहाँ। वो पैसे मांगने आएंगे, वो कुछ भी करने, वो आपके साथ मतलब खाएंगे, कहेंगे ये दिला दो, दूध का पैकेट दिला दो, वो इस तरीके से। और हर जगह है ये। अभी इतने बच्चे कहाँ से आ रहे हैं? ट्रेंड लगते हैं, लाचार नहीं लगते। ऐसा लगता है कि हाँ दे हैव एक्सेप्ट। उन छोटे छोटे बच्चों को इतना कौन सिखा रहा है? कोई तो ग्रूम कर रहा है उन्हें, किसके लिए तैयार कर रहा है? किसी का ध्यान नहीं है इस पे। ऐसा है सर मुकुल जी कि ये जो बैगिंग माफिया ना, बहुत करोड़ों अरबों का है। मतलब ये जो एक बच्चा 2 बच्चा तो बहुत छोटी चीज़ है, 400 रुपये उनको टारगेट होता है निकालना है हर बच्चे का। हाँ, अब 40 रुपये में एक सुनी सुनाई बात बता रहा हूँ कि एक हैंडीकैप बंदा है, उसको आप कम लेके जाइए सुबह से शाम तक, 40 रुपये में शाम को वापस लौटा देना बंदे के साथ। और उस बंदे का क्या करते हैं पता है? हैंडीकैप बंदे को कमर पे बैठाते हैं, शाम तक उसके नाम से पैसे लिए, शाम को उसके घर छोड़ दिया, 40 रुपये उसे दे दिए। ये तो एक एग्जाम्पल छोटी सी बता रहा हूँ। सिर्फ जो कहता कि आदमी अपाहिज है, क्या करेगा, चल तू अपाहिज है, इसके कंधे पे चढ़ जा, जा शाम को 40 रुपये तो आ जाएंगे। वो बैगिंग माफिया उनको भी टारगेट कर रहा है जो घर में हैंडीकैप बैठे हैं। ये तो हमारी नॉलेज में है। जो आप कह रहे हैं हज़ारों लाखों बच्चे लिटरली हैं जो मिसिंग हो जाते हैं। हर बच्चा थोड़ी मिल रहा है, हर बच्चा ट्रेस थोड़ी हो रहा है। 35,000 बच्चा पता नहीं 1 साल की एवरेज है उनकी मिसिंग की, वो कहाँ मिल रहे हैं? इन्हीं के पास कहीं ना कहीं बैठे हैं। अब आप बता रहे हैं जो कानपुर का केस बता रहे हैं, वो 5 साल बाद मिला, उनके घर वालों ने तो होप छोड़ दी होगी। बिल्कुल छोड़ दी वो कि उनके लिए तो बच्चा आश्चर्यचकित थे कि कैसे वापस आए। ये तो आपकी नॉलेज में है, हमारी नॉलेज में जो नॉलेज में नहीं है, रिपोर्टेड ही नहीं है, जो पुलिस ने लिखा ही नहीं है, जानबूझ के जो ट्रैफिक हो चुका है उस पर आप मिसिंग की धाराएं लग रही हैं। इनफैक्ट मैं जब इसको टटोल रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो उसमें हमने कुछ लोगों से बात की जो मिसिंग लोगों के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो उन्होंने एक चीज़ समझाई कि जब आप कोई मिसिंग होता है तो उसके बाद एक पोर्टल में इंफॉर्मेशन पहुंच गई कि हाँ भाई ये मिसिंग है, पेंसिल पोर्टल। अब फिर उसके बाद क्या होता है कि जब कोई मिल जाता है, मान लीजिए कहीं कोई मतलब उन्होंने रेस्क्यू किया, किसी को पता चला कि हाँ भाई ये मिसिंग है, लेकिन वो अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा है, तो उसको किसी ना किसी NGO के साथ या कहीं ना कहीं उसको लगा देते हैं रिहेबिलिटेशन के जो भी प्रोग्राम्स होंगे।
अब उसके बाद जो पूरा सिस्टम बनाया गया है उसमें यह है कि किसी न्यूज़पेपर में आपको विज्ञापन दे देना है, उसके बाद कुछ वक्फा होता है, पीरियड है कि 3 महीने तक शायद आप अगर क्लेम कर देंगे कि हाँ भाई इस व्यक्ति को आप जानते हैं, ये आपका जानने वाला है, तो ठीक है, अदरवाइज फिर उसके बाद वो आगे बढ़ा दिया जाता है। मुझे हैरत हुई ये जान करके कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि वो जानबूझ करके कुछ ऐसे काम किया जाता है कि वो ऐसे न्यूज़पेपर में छपे कि वो पहुंचे ही ना उन लोगों तक जी, ताकि उन बच्चों का इस्तेमाल किया जा सके। अब ये सब कितना हैरान करने वाला है और कितना डरावना है ये। सर जो मैंने आपसे कहा था ना, बच्चे बिकते हैं, वो उसी की सेप है। वो जानबूझ के नहीं चाहते कि ये बच्चे अपने परिवारों के पास जाके मिलें। शेल्टर होम्स, जो सरकारी शेल्टर होम है, सरकार से अप्रूव है, सैकड़ों बच्चा पढ़ा है, कैपेसिटी से ओवर पढ़ा है, नहीं मिल पाते। अब बड़े भी हो गए बच्चे। आप देखिए, कोरोना काल की बात बता रहा हूँ, एक बच्चा किसी ट्रैफिकर के हत्थे चढ़ गया। ये कोरोना में, वो सॉरी कोरोना नहीं, जो बॉर्डर पे वो था, ऑपरेशन सिंदूर की बात। नहीं सॉरी, किसान आंदोलन था। हम्म। सिंधु बॉर्डर से एक ट्रैफिकर बच्चा एक ट्रैफिकर के हत्थे चढ़ गया और जाके लुधियाना ले गया। हम्म। अब लुधियाना ले गया और वो वहाँ पे उससे काम करवा रहा था। अब वो बच्चे ने थोड़ा टेंटे पेंटे की, थोड़ा चंट चला था। अब वो वहाँ से ट्रैफिकर ने भगा दिया। ठीक वो है। फेमस लोकेशन थी वहाँ पे वो बच्चा मिला अबैंडन। पुलिस वालों ने वो बच्चे को पकड़ लिया, तू अकेला है। अब वो बता नहीं पा रहा है। पुलिस वालों ने हमारी हेल्प ली। हमने कहा कि आप इसकी FIR लॉन्च कीजिए मिसिंग की, या आप किसी भी तरीके से इसको ऑन रिकॉर्ड कीजिए। कह रहे नहीं, आप जैसे बैठे आप अपने हिसाब से कीजिए। हमने थ्रू मीडिया, न्यूज़ चैनल थे लोकल, हमने उसकी वीडियो बनवाई कि ये नाम है। विद इन 24 आवर उसके माँ बाप मिल गए। जब ये सोचिए कि हम, जो हमारे पास कुछ सोर्सेज नहीं है, ढूंढ सकते हैं, ठीक है ना, 24 घंटे में उसके माँ बाप आके उसे ले गए। पुलिस, सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जीक्यूटिव, सबके पास कितना सिस्टम है, पोर्टल है, सब चीज़ है। आप रिसोर्सेज हैं। हाँ, जो बच्चा आया भाई न्यूज़ दे दो, सोशल मीडिया पे डाल दो। सोशल मीडिया पे रोज़ देखते होंगे व्हाट्सएप पे, ये बच्चा खो गया, 2 घंटे बाद मैसेज आता है बच्चा मिल गया। लोग अपने लेवल पे एफर्ट कर रहे हैं ना। यही एफर्ट अगर सिस्टम डिपार्टमेंट करे तो सारे बच्चे यूनाइट हो जाएं। और सब जानते हैं। सब जानते हैं। अब लड़कियां जो चाहती हैं, रेस्क्यू होती हैं, उनको 5-5 लाख रुपए उनके घर वालों को भेज दिया जाता है कि भाई नौकरी पे लग गई है, एडवांस मिल गया। या ट्रैफिकर जो बीच में लेके आता है, वो कहता है कि 5 लाख मैंने ले ली तो इससे काम करवा। अब वो निकलना भी चाहेंगी ना उस जंगल से, पहले पैसे दे के जा हमारे, जो तेरा बंदा लेके गया है। अब उन्हें तो पता नहीं मेरे नाम से पैसे कौन ले गया, विक्टिम को तो पता नहीं है ना। अब वो 5 लाख कब लड़की के पास इकट्ठे हुए हैं। अब वो मजबूरी बन गई उनका उस सेक्स ट्रैफिकिंग में धकेलने वाली कि भाई अब मजबूरी है, अब यही काम करना पड़ेगा। कोर्टों की यही सच्चाई है। 2-2 लाख, 3-3 लाख, 5-5 लाख वर्जेंटी लूज के 3-3 लाख रुपए लेती हैं। ट्रैफिकर कहते हैं कि किसी ने अफवाह उड़ाई हुई है कि भाई वर्जिन लड़की से करेंगे तो कैंसर की बीमारी हट जाती है, तो 5-5 लाख रुपए भी देते हैं। आप सोचिए कि अभी सोचने वाली बात है कि वर्जेंटी लूज का भी 5 लाख रुपए कोई दे रहा है। उनकी मेंटालिटी है, क्योंकि उनको वर्जिन लड़कियां चाहिए। वर्जिन चाहिए। अब ये लड़कियां, ये अब इंडिया में 5 लाख है तो अरब कंट्रीज़, मुस्लिम कंट्रीज़ में जाएंगी या और कंट्रीज़ में जाएंगी तो वहाँ क्या होता है, तो उनका फ्लैश ट्रेड चल रहा है। इंडिया में भी अब नेपाल से हैं, बंगाल से हैं, बांग्लादेश से लड़कियां आती हैं। मोस्टली आपने देखा होंगे ये मजनू का टीला तिब्बती हैं या इधर की तरफ हैं, नेपाली हैं। तो ये बहुत इंटरनेशनल है कि इसको तोड़ने के लिए भी मतलब कंट्रीज़ को जोर लगाएंगे, सारे एफर्ट मिलाएंगे, इंटरनेशनल ट्रीटीज होंगी तब कुछ पॉसिबल है। तो अगर हम सोचें कि एक अकेला चना क्या कर सकता है, वो हिसाब है। लॉज क्या कहते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर, कानून क्या कहता है? देखो, कानून ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे बहुत सख्त है। फर्स्ट टाइम एक आदमी की ट्रैफिकिंग पे 7 साल, सेकेंड टाइम 10 साल, मल्टीपल टाइम पे। कई केसेस में अकेला ट्रैफिकिंग है तो इतना है, नहीं तो और सेक्शंस के साथ 20-20 साल भी सजा है। अच्छा। जो उसके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं सेक्शन, जैसे अब मैंने बताया था आपको
पॉक्सो में भी और ट्रैफिकिंग में भी मैंने करवाई थी सज़ा, 20-20 साल की हुई थी। तो वो पैरेलल चलती हैं। इनमें ये है कि सर सज़ा तो है, पर वो अंदर जेलों में बैठे जो अक्यूज्ड है ना, जो पैडलर हैं, वो जो पकड़े जाते हैं ना, मेन नहीं है, वो छोटे मोटे गुर्गे हैं जो करते हुए पकड़े गए, जो नीचे जो गैंग लीडर बैठे हैं, जो उनको चला रहे हैं, वो तो दिखते ही नहीं हैं। लॉ बहुत बने हुए हैं, पर ऐसा कि पुलिस ट्रैफिकिंग के पर्चे बहुत कम दर्ज हो रहे हैं। और ये आप जब ये जो बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने उठाई कि जिन एक तरफ तो चलिए किसी को कोई गिरोह है, ट्रैफिकर ला रहा है किसी बच्चे को कि शहर में वो दिल्ली मुंबई में आकर के किसी बड़ी कोठी में काम करेगा। ये कोठी वाले कौन है जो उस बच्चे को रख रहे हैं? अभी नोएडा का एक इंसिडेंट है, मतलब मेरा देखा हुआ इंसिडेंट है। एक छोटा बच्चा जो है वो एक छत पे रोता हुआ मिलता है। पूछते हैं कि क्या, तो कुछ बता नहीं रहा है। हमारे दोस्तों के ही नहीं देखा, उसको बुलाया कि आओ बताओ तुम क्या हुआ। पता चलता है कि उसको कहीं से लेकर के आए हैं उसके मालिक, बड़ी कोठी। और उन साहब को जब पता चलता है कि इस बच्चे ने बता दिया है, उसको चोट वोट के निशान दिखते हैं और वो लोग शिकायत करते हैं चाइल्ड लाइन वगैरह में कि इस बच्चे को ले जाया जाए, तो वो उल्टा धमकी देते हैं आकर के कि मैं तुम्हें देख लूँगा, तुम मुझे जानते नहीं हो। तो अल्टीमेटली इनका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? मतलब जो ये छोटे बच्चे ला करके शहरों में दिए जा रहे हैं, ये जो महिलाएं लड़कियां ला करके जो शहरों में काम कर रही हैं बड़ी बड़ी कोठियों में, तो वो लोग कौन हैं? सर अब मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ट्रैफिक और जो अब्यूज़र है वो पता नहीं है, वो आपका रिश्तेदार भी है, वो आपके पड़ोसी भी है, ठीक है ना। अब जैसे आपने देखा होगा बहुत सी जगह पे कि लड़कियां जो छोटी एज की घरों में मेड का काम करती हैं, उन्हें क्या लालच दिया जाता है कि जब तू बड़ी हो जाएगी तेरी शादी कर देगी। यही होता है मोस्टली केसेस में, तू बड़ी हो जाएगी तेरी शादी हम कर देंगे, शादी का खर्चा हम कटाएंगे। अब वो उसकी मेंटली बॉन्डेज होगी, भाई मेरी शादी में 2 लाख रुपए लगेगा, 3 लाख रुपए लगेगा, तो मालिक है ना, जो मालिक भैया हैं या दीदी हैं, वो पैसा लगाएंगे। अब मेंटली बॉन्डेज होगी। अब उस बॉन्डेज के चक्कर में, पैसे के चक्कर में, वो ज़िंदगी के 7-8 साल ख़राब कर देती है। एक नॉर्मल आदमी दिल्ली के अगर हम काउंट करें, मिनिमम वेजेस मेरे ख्याल से 14-15 हज़ार रुपये, 1 साल का बन गया 12-5-60, 1,80,000 रुपये, 1,80,000 और 5 साल का मान के चलें तो लगभग 9-10 लाख के करीब। ठीक है, तो क्या वो मालिक उस लड़की की शादी में 9-10 लाख रुपए लगाता है? कभी नहीं। और कभी, मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कह रहा हूँ, जितनी लड़कियां आपने लोगों के घरों में काम करती हुई देखी, क्या भी उनकी शादी कभी आपने देखी मालिक ने करवाई हो धूमधाम से या अच्छे तरीके से? वो उनको पता है कि जिस टाइम पे शादी होनी है इसको 50,000 1 लाख रुपए दे देंगे, तेरे दहेज का सामान दे देंगे। मोस्टली वो भी नहीं देते हैं। जब शादी का टाइम होता है उनसे लड़ाई हो जाती है, भाग जाते हैं। तो वो तो उनकी जो ज़िंदगी के 5 साल 10 साल ख़राब हो गए। एक्सप्लॉयटेशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है। अब वो लॉबी है, जो ओनर है, जो किसी को रखे बैठा है, वो छोटा मोटा तो है नहीं है, वो अपनी पावर को मिसयूज़ करता है। भाग जा, कोई बात नहीं, मेरे तो पैसे ही बचे हैं, नहीं भागेंगे तो मैं भगा दूंगा लड़ाई करके। तो एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है सर। कहाँ से कहाँ किसका दिमाग चल रहा है। ट्रैफिकर गांव में घरों में बैठे हैं इनके। एक लड़का है, सलमान नाम है उसका, और उसका दिल्ली में कम से कम मेरे हिसाब से, जब मैं 13-14 की बात बता रहा हूँ, 8-10 FIR में उसका नाम है। 8-10 FIR में। बंगाल का है। किस तरीके की FIR है? ट्रैफिकिंग की। कि वो वहाँ जाता है, अच्छे कपड़े पहनता है, चश्मा लगाता है, गांव में घूमता है, अच्छा पसंद आ गया, उसने लड़की से बातचीत की, उसको साथ बातचीत हो गई, आजा तुझे दिल्ली घुमा के लेके आता हूँ। दिल्ली घुमाया, 2-4 दिन रखा, फिर सेल आउट कर दिया। 8-10 FIRs में मैंने उसका नाम पढ़ा है, सलमान। तो वो वहाँ से प्लान किया हुआ है। तो वहाँ से ले गया, पैसे ले, सुंदर बन के जा, चश्मा लगा, कपड़े बढ़िया पहन, इम्प्रेस कर, लड़कियों को यहाँ ला, यहाँ उसको ऑलरेडी कस्टमर बैठे हैं खरीदने के लिए। तो ये बहुत पुरानी है, ये एक एग्जाम्पल है, ये तो एक सिस्टम है। अब वहाँ उसके परिवारों को पैसा देना, अरे बीमार पड़ी है, तेरी मम्मी बीमार पड़ी है, ले पैसा ले ले, कोई ना दे दियो, आराम से दे दियो।
यही कहते हैं। अब वो 20,000 30,000 रुपये के पीछे 3-3 पीढ़ियाँ काम कर रही हैं। ट्रेडिशनल बॉन्डेज कहीं ना कहीं तो फंसे ही हैं। अब मजबूरी का फ़ायदा हर आदमी उठा रहा है। चाइल्ड लेबर में एक पक्ष और सुनने का आता है योगेश जी की, जब आप लोगों से बात करो तो उनका एक पक्ष होता है कि इस बच्चे के घर में इतनी समस्या थी, हमने तो रोज़गार दे रखा है इसको, हम कौन सा ऐसा जबरन करवा रहे हैं, सर हम इसको पैसे देते हैं। सर पैसे की समस्या अंबानी के घर में भी है। क्या उसके बेटे काम करते हैं, नौकरी करते हैं, या उसके पोता काम करता है? ये हमारी मेंटली एक वो बनी हुई है धारणा, मानसिक धारणा। भले एक आदमी 10 लाख रुपए महीना हमारे, नहीं पैसे कम पड़ रहे हैं यार, मैं अपने बच्चों को काम पे नहीं लगाता, आप अपने बच्चों को काम पे नहीं लगाते। सही बात है। ठीक है ना। अगर हाँ चलो मैं कह रहा हूँ जेन्युइन भी है, उसके परिवार में रोटी नहीं पूरी, सरकार की स्कीमें हैं, PDS है, राशन है, सारी चीज़ें मिलती हैं, बुढ़ापा पेंशन है, विधवा पेंशन है, बेरोजगारी भत्ता है, बच्चे स्कूल में सरकारी पढ़ रहे उससे एक्सप्लॉयटेशन को तो आप मतलब इक्विवेलेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो उसके घर में खाना नहीं है तो वो एक्सप्लॉइट थोड़े ना करेंगे आप। आप मैं कह रहा हूँ उस बच्चे का बाप नहीं है या माँ नहीं है, एक जना नहीं है, एक जना तो काम कर सकता है। पर आप ये देखिए जो बच्चा काम पे आज चला गया वो देश का भविष्य खराब है। 18 साल से पहले सर मैं कह रहा हूँ मैंने ऐसे ऐसे बच्चों से मिला हूँ जो बाद में उनकी प्रतिभा जो निकल के आई, नेशनल लेवल के खिलाड़ी भी बने हैं, जिनको आपने रेस्क्यू किया। हाँ बताइए सर कोई स्टोरी ऐसी। ये बॉन्डेड लेबर का था। 25 साल उसके पिताजी ने उसी भट्टे पे काम किया। पिताजी, माताजी, भाई और उसके एक जना और थे, 4 जने थे वो। हमारे पास कंप्लेंट आई, हमने उसको रेस्क्यू किया, रिलीज़ करवाया। अब वो लड़का जिसको रिलीज़ करवाया वो BCA कर रहा था शायद, हाँ BCA था शायद, BTech पढ़ रहा था। पर उसके जब वो पढ़ने तब जाता था जब उसके माँ बाप भट्टे के अंदर होते थे। एक जना तब बाहर जाएगा जब उसका परिवार अंदर होगा। तो उस हिसाब से उसने BTech के पता नहीं BCA का 2nd ईयर या 1st ईयर था, हमने उसको रेस्क्यू करवाया। अब रेस्क्यू करने के बाद उसको रिलीज़ कराया, आज वो खुद लाखों लोगों को रेस्क्यू कर रहा है। अरे वाह। मतलब उसे पता था कि जो आज़ादी मुझको किसी ने दिलवाई, हमने दिलवाई, उस आज़ादी की कीमत क्या थी। तो बहुत सारी आपने इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ दी, बहुत सारे इंसाइट्स दिए, और मुझे राजेश जोशी जी की कविता है बच्चे काम पर जा रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि हम उससे इस बातचीत को ख़त्म करें। ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत लंबे वक्त से हो रही है, आज भी हो रही है देश में, और ये बड़ी शर्म की बात है कि जब हम ये बात कर रहे हैं 2026 में बैठ के, तब भी ऐसी घटनाएं आए दिन अखबार का, हमारी न्यूज़ का हिस्सा बनती रहती हैं कि कोई ईंट के भट्टे में काम करता बच्चा काम कर रहा है, आपके घरों में काम कर रहे हैं, आप जिन होटलों में जा कर के किसी छोटू को बुला रहे हैं वो भी चाइल्ड लेबर कर रहा है, बॉन्डेड लेबर भी हो सकता है। कई सारे जो हम देख रहे हैं ब्रॉथल्स में काम कर रही लड़कियां जो भी वहाँ पर गई हुई हैं, ज़्यादातर उनका भी पैटर्न यही है। मैंने इस पर भी स्टोरी की है रेड लाइट एरिया से भी, तो उनने भी हमको बताया, उन सब ने भी कि आई वो ऐसे ही थी। नाउ दे हैव एक्सेप्टेड कि मान लिया उन्होंने कि ठीक है भाई मेरा यही अब जो है जीवन यही है, लेकिन जब वो आई थी तो उनके किसी पड़ोसी ने, किसी रिश्तेदार ने उन्हें बेचा ही था, और वो उस पैसे को ही रिकवर करने के दुष्चक्र में फंसी और फिर फंस के रह गई वहीं किसी रेड लाइट एरिया में। तो राजेश जोशी जी हैं, उनकी कविता है बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे सी ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह, भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना, लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता होगा अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि हैं सारी चीज़ें हस्ब मामूल, यानी अभी भी हैं वैसी की वैसी जस की तस।
पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो ये सवाल है कि बच्चे क्यों काम पर जा रहे हैं, और ये कई सारी बातें जो आज हमने की, जो इंसाइट्स हमने समझे, मुझे उम्मीद है कि हम अपने आसपास कोशिश करेंगे कि एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं कि उसमें इस तरीके की कोई घटना हो तो हम थोड़ा सा विजिलेंट रहें, हम देख पाएँ, उस पर निगरानी कर पाएँ। और आपको बहुत सारी हिम्मत, ताकत कि आप ये काम कर रहे हैं, और आप और भी ज़्यादा कन्विक्शंस करवाएं, जो मुजरिम हैं उनको सलाखों के पीछे पहुंचाएं और लोगों को बचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए। और अगर आपको ये बातचीत अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।